हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आज आप सभी के सामने एक और बेहद ही नए सेशन के साथ मैं आ चुका हूं। आज के सेशन में हम हमारे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को और आगे बढ़ाएंगे और उसी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, आज उस चीज का इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारे वीडियो का टारगेट ये है और ये सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और ये सारी चीजें एक्सेस करने के लिए आपको जानी है मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे जो कि है www.magnetbrains.com। चलिए, तो अब सेशन का टारगेट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो बिना देरी के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, तो सबसे पहले बात आती है कि ये एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स होता क्या है। इसको समझना सबसे बेसिक है, इसीलिए सबसे पहले हम इसको जरा समझ लेते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर मैं लिखता हूं, एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा मैं, अगर मैं लिख देता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है। 2 इंटू 2 इंटू 2 को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं 2 और ऊपर मैं दिखा सकता हूं 3। ये जो ऊपर 3 मैंने डाला है, इसका मतलब यह है कि जो नीचे वाला नंबर है वो उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। अगर मैंने यहीं पे 2 डाल दिया होता और ऊपर 4 डाल दिया होता, इसका मतलब ये जो नंबर 2 है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 4 बार मल्टीप्लाई होगा। तो मैं उसको ऐसे 4 बार मल्टीप्लाई कर देता। यही चीज और भी बाकी नंबर्स के साथ होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डाल दूं 5 और ऊपर डाल दूं मैं 6, तो इसका मतलब है 5 जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? वो आपस में ही 6 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये मतलब होता है आपके जो टॉपिक है ना एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, उसका। अब इसी डेफिनेशन को हमने यहां पे अच्छे शब्दों में लिखा है, तो उसको पढ़ लेते हैं। फॉर एनी रियल नंबर a एंड अ पॉजिटिव इंटीजर n, we define an as an is equals to a into a up to n factors। तो जो चीज मैंने आपको बोली है एग्जैक्टली उसी चीज की यहां पे बात चल रही है। यानी कि आपने 5 और ऊपर ऐसे 6 लिख दिया, इसका मतलब 5 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए आपने ऊपर लिख दिया 7, सॉरी नीचे लिख दिया 7, ऊपर लिख दिया 10, इसका मतलब है 7 जो है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? ये आपके 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 3 हो गए, 3 बार और मल्टीप्लाई कर दो और यहां पे आप 4 बार और मल्टीप्लाई ऐसे कर दीजिए। तो यही होता है कि भैया ऊपर जो आप नंबर लिखते हैं उसका मतलब। अब यहां पे हमेशा इसको कोई ना कोई टर्म तो अपन देते हैं, मैथ्स में अपन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं ना, कि इस चीज को ये बोलते हैं, जो ऊपर है उसको ये बोलते हैं। तो इन चीजों को क्या बोलते हैं उसकी थोड़ी सी हम स्टडी यहां पे कर लेते हैं। चलिए, तो इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़े बहुत एग्जाम्पल पे। अब यहां पे देखो, एग्जाम्पल 2 है, ऊपर 3 है, तो वही 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर कितना आ गया? आंसर आपके पास 8 आ गया। सिमिलरली एक नीचे और एग्जांपल है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अब यहां पे कुछ चीजें आपको सीखने की जरूरत है। जैसे कि मैं लिख देता हूं, यहां पे 2 लिख देता हूं और ऊपर 4 लिख देता हूं। अब इसका मतलब क्या है? तो सुनिए, इसका मतलब यह है कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है? तो ये यहां पे ऐसे 4 बार मल्टीप्लाई है। यहां पे जो नंबर नीचे लिखाता है, इस नंबर को हम बुलाते हैं बेस। इस नंबर को क्या बुलाते हैं? इस नंबर को हम बुलाते हैं बेस। और जो नंबर इसके ऊपर लिखाता है, इस नंबर को हम बुलाते हैं एक्सपोनेंट। तो यहां पे बेस और एक्सपोनेंट का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। नीचे वाला नंबर आपका बेस कहलाता है और जो नंबर ऊपर प्रेजेंट रहता है आप उसको एक्सपोनेंट बुलाते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिख दूं 3 और ऊपर ऐसे चढ़ा दूं 6, तो इसका मतलब यह है कि मेरा जो बेस है वो क्या हो जाएगा? तो मेरा बेस जो है वो 3 हो जाएगा। और मैं बात अगर एक्सपोनेंट की करूं तो मेरा एक्सपोनेंट जो है वो मेरे पास 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। और भी एग्जांपल आपके पास हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे 7 लिख दिया, ऊपर 8 लिख दिया, तो यहां पे जो मेरा बेस है वो क्या हो गया? वो मेरे पास 7 हो गया। और अगर मैं एक्सपोनेंट की बात करूं तो मेरा जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो गया? वो मेरे पास यहां पे 8 हो गया। तो ये तरीका है बेस और एक्सपोनेंट को समझने का। मान लीजिए मैंने a लिख दिया, ऐसे n लिख दिया, तो यहां पे जो मेरा बेस है वो क्या हो गया? वो मेरे पास a हो गया। और अगर मैं एक्सपोनेंट की बात करूं तो ऊपर जो नंबर आपने चढ़ाया है वो आपका एक्सपोनेंट हो गया। अब यहां पे ये चीज क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगली चीज आती है एक्सपोनेंट को क्या आप किसी और नाम से जानते हैं? तो हां, एक्सपोनेंट को हम बुलाते हैं इंडेक्स। ये वर्ड याद रखिएगा, एक्सपोनेंट के लिए हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंडेक्स। जहां जहां आपने एक्सपोनेंट वर्ड यूज किया है वहां वहां आप इंडेक्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसे 2 लिखा, ऊपर 6 चढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आपका बेस है वो 2 है, जबकि अगर आप अपने एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो एक्सपोनेंट भी बोल दो, इसको आप इंडेक्स भी बोल सकते हो। ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास 6 हो जाएगा। तो बेसिक चीज है, इसका थोड़ा बहुत आप ध्यान रख लीजिएगा। अब यहां पे हम इसको रीड कैसे करेंगे? अब देखो, ये तो लिखने का तरीका है, इसको पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने का भी एक तरीका होता है, और पढ़ने का तरीका यह होता है, ध्यान से सुनिएगा, 2 है, ऊपर 6 है, तो हम इसको पढ़ते हैं 6th पावर ऑफ 2। क्या पढ़ते हैं हम इसको? हम इसको पढ़ेंगे 6th पावर ऑफ 2। ये इसके पढ़ने का तरीका है। 6th पावर मतलब 6 जो है एक्सपोनेंट हो जाएगा, ऑफ 2 का मतलब बेस जो है वो आपके पास 2 हो जाएगा। और एग्जांपल देख लो इसी चीज को समझने के लिए। मान लो मैंने यहां पे लिख दिया 4 और ऊपर जो मेरा एक्सपोनेंट है वो है मेरे पास 8। अगर यहां पे आप बात करेंगे तो आपका बेस कितना है? बेस आपके पास 4 है, और अगर आप एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो एक्सपोनेंट आपके पास कितना है? 8 है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? तो इसको हम पढ़ेंगे 8th पावर ऑफ 4। क्या पढ़ेंगे हम इसको? हम इसको पढ़ेंगे 8th पावर ऑफ 4। तो पावर का इस्तेमाल, पावर शब्द का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब आप यहां पे लिखते हैं। जब तक आप इस एक्सप्रेशन को लिखोगे नहीं, तब तक आप पावर शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। और एग्जांपल है, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। मान लीजिए यहां पे आपने 5 लिखा और ऊपर एक्सपोनेंट में 9 लिख दिया, तो यहां पे आपका बेस कितना हो जाएगा? तो आपका बेस 5 हो जाएगा, जबकि आपका एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? तो एक्सपोनेंट 9 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 9th पावर ऑफ 5। क्या लिख सकते हो? 9th पावर ऑफ 5। तो पावर शब्द का इस्तेमाल तभी करना है जब ऐसे आप एक्सप्रेशन लिखेंगे। Until unless, जब ऐसे लिखोगे नहीं, कभी भी गलती से भी ये मत कह देना कि 5 की पावर 9। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। अब ऐसा नहीं बोलोगे। 9 पावर नहीं है, 9 एक्सपोनेंट है, 5 बेस है। उसको लिखते वक्त हम ऐसा लिखते हैं 9th पावर ऑफ 5, 8th पावर ऑफ 4। तो इसको लिखने का अंतर समझिए और बोलने का अंतर समझिए। यहां पे 9 पावर नहीं है, यहां पे 8 पावर नहीं है। 8 और 9 एक्सपोनेंट है, बेस 4 और 5 है। लिखते समय, उसको बोलते समय आप बोल सकते हो 8th पावर ऑफ 4, आप बोल सकते हो 9th पावर ऑफ 5। तो बोलना और लिखने का अंतर यहां पे जरा समझ लो। चलो, तो इंट्रोडक्शन जो था आपके एक्सपोनेंट का वो इतना ही था। अगर आप इतनी चीजें ध्यान रख लेते हैं, यानी कि आपने एक्सपोनेंट बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दिया। एक और बात आपको ध्यान रखनी है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जहां जहां मैंने एक्सपोनेंट वर्ड का इस्तेमाल किया है वहां वहां आप इंडेक्स वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। बेसिक एग्जांपल हैं, जैसे कि मैंने यहां पे लिख के दे दिया आपको 2 और ऊपर चढ़ा दिया 3। अगर मैं आपसे पूछूं बेस कितना है, तो आप बोलोगे सर हमारा जो बेस है वो है हमारे पास 2। मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया आपका एक्सपोनेंट कितना है, तो आप बोलोगे कि सर एक्सपोनेंट हमारे पास 3 है। और मैं बोलूंगा इस एक्सप्रेशन को लिखोगे कैसे, तो आप बोलोगे 3rd पावर ऑफ 2। क्या बोलोगे? आप बोलोगे 3rd पावर ऑफ 2, ऐसा आप बोल देंगे। और इसको सर हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करना भी सिखा दीजिए। तो 2 है, ऊपर 3 है, इसका मतलब यह है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको सॉल्व करोगे ये बन जाएगा आपके पास 8। तो ये तरीका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज बार बार काम आएगी। चलो इसके अगले एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। तो अगला एग्जांपल जो है, यहां पे क्या है? यहां पे 3/2 है, और यहां पे ऊपर कौन सा नंबर है? ऊपर नंबर है आपके पास 3। अब इसको हम क्या बेस है क्या एक्सपोनेंट है उस पर बात कर लेते हैं। तो यहां पे अगर आप बेस की बात करेंगे तो आपका बेस जो है वो 3/2 है। अगर आप एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो आपका एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास 3 है। और अगर आप इसको बोलने जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? आप इसको बोलेंगे 3rd पावर ऑफ 3/2। क्या बोलेंगे? 3rd पावर ऑफ 3/2। और इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए जो आपका बेस है उसको आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि एक्सपोनेंट कितना है? वो तो 3 है। तो यहां पे आपने बेस को यानी कि 3/2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया? आपने उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 ये बना देगा ऊपर आपके पास 27, नीचे सॉल्व करोगे
2 2 जा 4 2 जा 8, नीचे बना देगा आपके पास 8, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 27/8। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था एक्सपोनेंट का और कुछ बेसिक से क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और अब एक और एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहां पे क्वेश्चन है आपके पास भैया -3/4 है और ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास 4 है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर यहां पे आप बेस की बात करेंगे तो आपका बेस एक्चुअली है -3/4 और अगर यहां पे आप एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो एक्सपोनेंट आपके पास है 4। और जैसा कि मैंने बोला था इस एक्सप्रेशन को पढ़ते भी हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं 4th पावर ऑफ -3/4, 4th पावर ऑफ -3/4। अब देखिए जरा भाई क्या है हमारे पास -3/4 है और एक्सपोनेंट में 4 है। इसका मतलब जो बेस है -3/4 है, ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 4 बार। यानी कि हमने यहां पे -3/4 रखा, फिर हमने -3/4 रखा, फिर से हमने -3/4 रखा और फिर से हमने -3/4 रखा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, -3 इंटू -3 +9, भैया माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बनाता है, तो -3 इंटू -3 ऊपर बन जाएगा +9, 4 4 जा यहां बना देगा 16, -3 इंटू -3 वापस से बना देगा +9, 4 4 जा वापस से बना देगा 16। ऊपर देखिए 9 इंटू 9 क्या बना देगा? ये बना देगा 81, 16 इंटू 16 क्या बना देगा? वो बना देगा 256। तो आंसर आ चुका है 81/256। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है और ये रूल ऐसा है, यहां पे जो मैंने रूल लिखा है जो आपके एक्सपोनेंट में बार बार काम आएगा, बार बार आप कहीं ना कहीं इस पे पहुंचोगे ही, तो इसको सीख लो। बेसिक रूल है, देखिए जब भी आपका एक्सपोनेंट 0 हो, क्या बोल रहा हूं मैं? जब भी आपका एक्सपोनेंट क्या हो? 0 हो। जब भी व्हेनेवर योर एक्सपोनेंट क्या 0 हो जाए तब की बात देखिए। यहां पे मान लीजिए बेस कुछ भी है, बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस कुछ भी हो सकता है, बस एक चीज नहीं हो सकती। सब कुछ हो सकता है बेस, बस एक चीज नहीं हो सकती, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना, आपका बेस कुछ भी हो सकता है पर कभी भी वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए हम बेस को एक नाम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन जीरो रियल नंबर। क्या बुलाते हैं हम उसको? नॉन जीरो रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या है? रियल नंबर का मतलब जो नंबर्स हो सकते हैं वो, नॉन जीरो का मतलब वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो सुनना, मान लो आपका जो बेस है वो a है और इस बेस पे जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? वो 0 है। बेस पे एक्सपोनेंट 0 है तो हमेशा आंख बंद करके आंसर आप लिख देंगे 1। आंख बंद कर लीजिए, आंसर क्या लिख दीजिए? 1। कब लिखना है? तो 2 क्राइटेरिया है भैया। जो आपका बेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कुछ भी हो सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, बस एक लिमिटेशन है, नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब ये कि जो आपका बेस है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब आप अपने बेस पे एक्सपोनेंट चलाते हो 0 तो आंसर हमेशा आ जाता है आपके पास 1। इस बात को अपने दिमाग में यहां पे बिठा लीजिए। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे बेस 3 है, एक्सपोनेंट 0 है, तो ये भी आंसर मुझे 1 दे देगा। मान लीजिए आपके पास बेस 5 है, एक्सपोनेंट 0 है, ये भी आंसर आपको 1 दे देगा। मान लीजिए बेस 3/4 है, एक्सपोनेंट 0 है, ये भी आंसर 1 दे देगा। और यहां पे एक और एग्जांपल देख लो, मान लो बेस -2/3 है, एक्सपोनेंट 0 है, ये भी आंसर कितना देगा? 1। अरे सर -2/3 आ गया, कैसे आंसर 1 देगा? मैंने क्या बोला था? बेस कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए और एक्सपोनेंट 0 है, यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास 1 मिलेगा। चलिए यहां पे ये वो पहला रूल मैंने आपको बता दिया जो आपके चैप्टर में सबसे ज्यादा क्रूशियल है। अब बिना देरी के और आगे बढ़ जाते हैं और अब हम बात करते हैं ये नेगेटिव इंटीग्रल पावर क्या होता है। सुनिए, आपने जीवन में इंटीजर्स के बारे में बहुत सुना होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, जैसे कि 2, 3, 4, इनमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है तो आप इनको इंटीजर बुलाते हैं। अब भैया बात होती है ये नेगेटिव
इंटीजर क्या होते हैं? तो सुनिएगा, नेगेटिव इंटीजर का मतलब वो इंटीजर जो कि कौन होते हैं, जो कि भैया आपके नेगेटिव होते हैं। एग्जाम्पल बताओ सर। अरे भैया -2 ले लो, -3 ले लो, -4 ले लो, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब आपके नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव है और इंटीजर है क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है। अब सुनना, मान लो मेरे पास बेस है, ठीक है, बेस है a और इस पे मैंने एक इंटीजर चढ़ा दिया नेगेटिव वाला। मान लो इंटीजर है नेगेटिव में -n, क्या है? -n लगा दिया, मतलब n मतलब एक इंटीजर है, माइनस आगे लगाने का मतलब नेगेटिव इंटीजर है। तो आंसर ये आपको हमेशा देता है रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। तो देखो a था बेस, एक्सपोनेंट था -n, रेसिप्रोकल करेंगे तो बेस तो a रहेगा, एक्सपोनेंट भी n रहेगा। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, ये माइनस साइन को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल देख लो, मान लो यहां पे है 2 और बेस 2 है, एक्सपोनेंट -3 है, तो डायरेक्ट आप आंसर लिख दीजिए 1 अपॉन बेस 2 हो गया, एक्सपोनेंट वापस से कितना हो गया? 3 हो गया। यानी बस एक्सपोनेंट में आपको चेंज करना है और रेसिप्रोकल कर देना है, बस इतना काम करना है। और एग्जांपल देख लो, मान लो यहां पे आपके पास 5 है, ऊपर -3 है, या फिर -3 से कोई बड़ा नंबर ले लो, मान लीजिए ऊपर -6 है, तो बस रेसिप्रोकल कर दीजिए और एक्सपोनेंट जो नेगेटिव था आप उसको पॉजिटिव यहां पे कर दीजिए। तो ये वो तरीका होता है जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। इस पे हमारे पास डिटेल में एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को हम बात कर लेते हैं। जैसे कि देखिएगा यहां पे, अच्छा एक और है हमारे पास रूल, वो सीख लो। मान लो कभी आपके पास बेस फ्रैक्शन आ गया, मान लो बेस आपके पास आ गया 3/4, ठीक है, और इस पे पावर चढ़ी है -2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो सुनो, मैंने क्या बोला था, बेस को बेसिकली रेसिप्रोकल करते हो ना, तो यहां पे बेस क्या है? 3/4 है, तो यहां पे भी आप अपने बेस को रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या बन जाएगा? 4/3 बन जाएगा। और एक्सपोनेंट जो -2 है उसको किस में कन्वर्ट कर दो आप? उसको आप +2 में कन्वर्ट कर दो, बात खत्म। यानी कि आपको बेस को कन्वर्ट करना है उसके रेसिप्रोकल वाले में, और जो एक्सपोनेंट नेगेटिव में है उसको आपको पॉजिटिव बना देना है। इस रूल को आपको फॉलो करना है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए मैंने लिख दिया था 5/6 और एक्सपोनेंट था मेरे पास -6, यहां पे भी क्या हो जाएगा? आपका जो बेस है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि वो 6/5 बन जाएगा, और जो एक्सपोनेंट है -6 से कितना बन जाएगा? वो आपके पास +6 बन जाएगा। तो इजी है, बस आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख लो। चलो यहां पे आपको मैंने सेकंड रूल भी क्लियर कर दिया, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवा देता हूं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए मैंने 5 लिखा, ऊपर एक्सपोनेंट में -3 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल वाला काम करना है, तो 5 जो है 1/5 हो गया, एक्सपोनेंट -3 से किस में कन्वर्ट हो गया? +3 में कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल है, मान लीजिए यहां पे 3/2 लिख दिया है, एक्सपोनेंट -3 है, देखो जरा क्या होगा, अंदर वाला जो बेस है उसका क्या होगा? रेसिप्रोकल। तो 3/2 से क्या कर दिया आपने 2/3 कर दिया, और जो -3 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो आपके +3 में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये प्रोसेस भी आप कर सकते हैं, पर मेरा हमेशा मानना है कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, उसकी जगह आप फटाफट इससे भी बात कर लेंगे। चलिए, तो इसको करने के बाद अब बारी आ जाती है, एक और एग्जाम्पल है छोटा सा, जल्दी से देख लो, जल्दी कर लेते हैं इसको। यहां पे 1/5 है, ऊपर कौन है? ऊपर -2 है। अरे भाई 1/5 पे ऊपर -2 चढ़ाया है, इसका मतलब रेसिप्रोकल होगी अंदर वाली चीज। तो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 5/1, और -2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 5/1 का मतलब है 5, और ऊपर एक्सपोनेंट 2 है, और 5 की पावर, और 5 पे ऊपर एक्सपोनेंट 2 है, इसका मतलब 5 जो है 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और आंसर आपके पास कितना बन जाएगा? आंसर आपके पास 25 बन जाएगा। तो चलिए, यहां पे आपका जो रूल था उस पे मैंने एग्जांपल्स आपको सफिशिएंट करवा दिए। अब बिना देरी के और आगे बढ़ जाते हैं, और अब आते हैं आपके लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ये जो लॉज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स के, ये आज आप पहली बार नहीं पढ़ोगे, ये इससे पहले आप अपनी छोटी क्लासेस में बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो लेकिन फिर भी हम इन सारे लॉस को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.6 है वहां पे डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। तो पहला लॉ ये कहता है, इफ ए इज एनी रियल नंबर m and n are positive integer, then base a exponent 5 into base a exponent n is equals to base a
m प्लस n। समझिए, इसके रूल को मैं आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स तरीके से ना समझा के एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपने ऐसा लिखा है 5 और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है आपके पास 4। आपने ऐसा लिखा 5 और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 3। यहां पे दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पहले लॉ के अंदर। जो सबसे पहली चीज है, मैं इसको लिख के दिखा देता हूं, वो ये है कि आपका जो बेस होना चाहिए, कौन, जो आपका बेस होना चाहिए वो आपके पास कॉमन होना चाहिए। जैसा कि आप इन दोनों केसेस में देख सकते हो, बेस क्या है, कॉमन है, तो आप दोनों का कॉमन बेस आपने क्या ले लिया, 5 ले लिया। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट रूल के लिए, बीच में मल्टीप्लाई साइन होना चाहिए। किसका साइन होना चाहिए, तो बीच में आपके पास मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। तो ये दोनों रूल अगर फॉलो होता है तो आपको क्या लेना है, आपको बेस कॉमन ले लेना है और एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देना है, यानी कि आपको 4 + 3 कर देना है। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 5, ऊपर हो गया 4 + 3 7। तो इस तरीके से इसने आपको अपना फाइनल आंसर दे दिया। बस इन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखना, ये रूल आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। चलो अब आपको और एग्जांपल्स करवा देते हैं। मान लीजिए आपने यहां पे लिख लिया 2 और यहां पे लिख दिया 7, यहां पे लिख दिया 2, यहां पे लिख दिया 9 और अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हो। मैंने क्या बोला था, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, बिल्कुल है। तो हम आंसर क्या कर देंगे भैया, बेस कॉमन हो गया, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो, यानी कि 7 + 9 आपने ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा, 9 + 7 आपके पास 16 बन जाएगा। तो यही है आपका पहला लॉ और इसी पे थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हमें दिया गया था, क्वेश्चन है यहां पे 2/3 है, ऊपर आपके पास 5 है, यहां पे आपके पास 2/3 है और एक्सपोनेंट में आपके पास 2 है। अगेन आप यहां पे देख सकते हो ये और ये क्या है, सेम है, यानी बेस क्या है, दोनों जगह सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। भैया बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि यहां पे आपने बेस कॉमन ले लिया, पावर्स यानी सॉरी पावर्स गलत बोल दिया मैंने, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया, यानी कि 5 + 2 को आपने ऐड कर दिया, सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा 2/3 और 5 + 2 होता है आपके पास 7। तो सिंपल रूल है, इसको ध्यान रखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आने वाला है। चलो भैया इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और ये है आपके पास सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ जो है एकदम उल्टा है आपके फर्स्ट लॉ से। कैसे, तो समझाता हूं मैं आपको। सेकेंड लॉ में अंतर सिर्फ इतना है, फर्स्ट लॉ में याद है बीच में कौन सा साइन होना चाहिए था, मल्टीप्लाई का। सेकेंड लॉ में बीच में मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड वाला साइन आ जाएगा और डिवाइड वाले दो साइन होते हैं, पहले ही मैं बता देता हूं आपको। या तो डिवाइड का साइन आप ये लगाते हैं और डिवाइड का साइन आप ऐसे भी लगाते हैं, याद है। या फिर जो फ्रैक्शन होता है, जैसे मैं ऐसे लिखता हूं a/b, तो a/b का मतलब क्या है, a/b का मतलब है कि भैया a जो है वो आपके b से डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड का मतलब समझिएगा, इसको हम कभी कभार ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे a/b, इसका भी मतलब क्या है, a/b, यानी कि जो न्यूमरेटर रहता है वो आपके डिनोमिनेटर से क्या होता है, डिवाइड होता है। चलिए अब सेकंड लॉ पे ध्यान देते हैं। सेकंड लॉ ये कहता है, मान लीजिए हमने ऐसा लिखा 2 और एक्सपोनेंट है 5 डिवाइडेड बाय 2, एक्सपोनेंट है आपके पास 3। ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो बेस है दोनों जगह क्या है, सेम है, 2 और 2, और बीच में कौन सा साइन है, तो भैया बीच में डिवाइड का साइन है। तो बेस जब सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो रूल ये कहता है कि आपको कॉमन बेस ले लेना है, एक्सपोनेंट को सब्सट्रैक्ट कर देना है, यानी कि आपको 5 में से 3 को घटा देना है। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपके पास ऊपर 2 आ जाएगा। ये है आपका सेकेंड रूल। इसको कभी कभार वो 2 डिवाइडेड बाय में ना लिख के वो ऐसे लिखते हैं, 2 पे ऊपर 5 हमने एक्सपोनेंट चढ़ा दिया, यहां पे 2 पे हमने 3 एक्सपोनेंट चढ़ा दिया, मतलब सेम है। भैया डिवाइड के साइन की जगह अगर मैं फ्रैक्शन का भी साइन यूज कर लूं, डिफरेंट नहीं होता है, मतलब सेम होता है। तो इस केस में भी आप क्या करेंगे, आपका बेस कॉमन हो गया। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आगे वाले या फिर ऊपर वाले, इधर वाले में देखोगे तो आगे वाला और इधर वाले में देखोगे तो ऊपर वाला, ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से नीचे वाला एक्सपोनेंट घटाना है।
है। ये मत गलती से भी कर देना कि 3 में से 5 को घटा देना। नीचे वाले एक्सपोनेंट में से ऊपर वाले एक्सपोनेंट को नहीं घटाना है, हमेशा ऊपर वाले में से आपको नीचे वाले एक्सपोनेंट को सब्सट्रैक्ट करना है। यानी कि यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आप 5 में से 3 को कर देंगे सब्सट्रैक्ट। जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करोगे ये बन जाएगा आपके पास कुछ ऐसा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। चलिए अब इस पे कुछ बेसिक से एग्जांपल कर लेते हैं हम यहां पे। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास, यहां पे 3 है बेस, एक्सपोनेंट है 5, इसको हमने डिवाइड किया है बेस 3 एक्सपोनेंट 2 से। अगेन बीच में देखिए डिवाइड का साइन आ चुका है और दोनों जगह आपका बेस भी क्या है, सेम है। रूल ये कहता है कि कॉमन बेस हो गया, एक्सपोनेंट को सब्सट्रैक्ट कर दो। बात आती है किसमें से किसको सब्सट्रैक्ट कर दो। तो मैंने सिखाया था जो एक्सपोनेंट आगे है या जो एक्सपोनेंट ऊपर है उसमें से पीछे वाले को, यानी कि आप क्या करेंगे, 5 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा। सिंपल रूल है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, इस बार बेस आपको दिया गया है 2/3, एक्सपोनेंट आपको दिया गया है 5 और दूसरे केस में डिवाइड का साइन लगा दिया। बेस अगेन आपके पास 2/3 है और एक्सपोनेंट आपके पास दिया गया है 2। इन दोनों जगहों पे देखो, यहां पे भी बेस 2/3, यहां पे भी बेस क्या है 2/3, दोनों जगह बेस क्या है, सेम है। भैया जब दोनों जगह बेस सेम है तो बेस को कॉमन ले लो और बीच में साइन किसका है, डिवाइड का है। यानी कि ऊपर जो एक्सपोनेंट है आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे। यानी कि 5 में से 2 को घटा दिया और ये चीज मैं सिखा चुका हूं, आगे वाले में से पीछे वाले एक्सपोनेंट को अपन को करना है सब्सट्रैक्ट। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2/3, 5 - 2 आपके पास हो जाता है 3। आपका आंसर आ चुका है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन धीरे धीरे अपन करेंगे, पर अभी रूल समझने के लिए इतनी चीजें काफी हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेंगे हमारे थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ ये कहता है इफ एनी रियल नंबर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन a एक्सपोनेंट 5m है, फिर से एक्सपोनेंट n है, वो बन जाता है एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई। समझो, इसको मैं समझाता हूं, हो सकता है लाइन पढ़ के नहीं समझ में आए। बेसिक सी बात ये होती है कि मान लीजिए आपके पास एक बेस 2 है और इस पे एक्सपोनेंट मान लो आपके पास 3 है। ठीक है, आपके पास बेस 2 है, एक्सपोनेंट 3 है और इसके ऊपर एक और एक्सपोनेंट आपके पास 4 है। ध्यान से देखिएगा भैया, एक बेस था, उस पे एक एक्सपोनेंट था और पूरे में ब्रैकेट लग के एक और एक्सपोनेंट ऊपर बैठा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बस इतना करना है कि जो ऊपर वाले एक्सपोनेंट्स होते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि आपको 3 × 4 कर देना है। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपके पास 3 4 ऊपर आ जाएगा 12। बेसिक चीज। और एग्जांपल देख लो, मान लो मैंने यहां पे लिख दिया 4, यहां पे लिख दिया मैंने 3 और यहां पे लिख दिया मैंने 5। अगेन सेम हो गया, बेस 2 है, एक एक्सपोनेंट 3 है और उसके ऊपर एक एक्सपोनेंट 5 है। तो क्या करेंगे हम भैया, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम 3 × 5 कर देंगे, आंसर हमारे पास यहां पे 15 बन जाएगा। एक और रूल देख लो, यहां पे क्वेश्चन ही देख लेते हैं, रूल तो क्लियर है हमें। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि यहां पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, बेस 3 है, इस पे एक एक्सपोनेंट 2 है और इस पे और एक एक्सपोनेंट 5 है। यहां पे अगर देखने वाली चीज ये है कि जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी कि बेस तो आपने 3 रखा, इन दोनों एक्सपोनेंट्स को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर बन चुका है 3 और ऊपर आ चुका है आपके पास 10। क्वेश्चन हो चुका है खत्म, इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पे आपके लिए। क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, अंदर बेस है 2/3, इसके ऊपर एक एक्सपोनेंट 4 है और इसके ऊपर एक और एक्सपोनेंट क्या है, आपके पास 3 है। अब देखिए एक बेस है, उस पे एक एक्सपोनेंट है और उस पूरे में ब्रैकेट बना के एक और एक्सपोनेंट चढ़ाया है। इसका मतलब आपके दोनों एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो ये 2/3 हो गया और 4 और 3 को आपने क्या किया, यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको फर्दर आपने सॉल्व किया तो ये तो आपके पास 2/3 रहा और 4 3 क्या बन गया, आपके पास 12 बन गया। इस टाइप के क्वेश्चन ढेर सारे आपको लॉज में मिलेंगे। चलिए, तो यहां पे हमारा थर्ड लॉ हो जाता है पूरा और बारी आ जाती है लास्ट लॉ यानी कि फोर्थ लॉ की। फोर्थ लॉ मिलता जुलता लॉ है आपके थर्ड लॉ से, तो फटाफट हम इसको देख लेते हैं। देखिए फोर्थ लॉ कुछ ऐसा है आपके पास, मान लीजिए आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 2 एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में है। मान लो आपने 2 और 3 को यहां पे कर रखा है मल्टीप्लाई।
सॉरी एक्सपोनेंट बोल दिया, बेस जो है मल्टीप्लाई में है और ऊपर एक्सपोनेंट मान लो आपके पास 4 है, ऐसा कुछ है। तो यहां पे देख सकते हो बेस आपके पास दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई है एज अ बेस और एक्सपोनेंट आपके पास 4 है। ऐसे सिचुएशन में होता यह है कि जो एक्सपोनेंट रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब 4 जो है 2 के साथ भी जा सकता है, 4 जो है आपके 3 के साथ भी जा सकता है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा बेस 2 एक्सपोनेंट 4 इनटू बेस 3 एक्सपोनेंट 4, ऐसा ये बन जाएगा। और एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए आपने ऐसा लिखा है 5 इंटू 3 एक्सपोनेंट आपके पास 7 है, तो बेस वापस से 2 हो गए, एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, 7 5 के पास जाएगा, 7 3 के पास जाएगा, तो 5 बेस एक्सपोनेंट 7 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 बेस एक्सपोनेंट 7। इस तरीके से ऐसा ही आपका सिचुएशन जम जाता है। कुछ और क्वेश्चन अब इसी में देखो, इसी फोर्थ लॉ के अंदर दो पॉसिबल सिनेरियोज आते हैं, जब आपके बेस मल्टीप्लाई में रहते हैं और जब आपके बेस डिवाइड या फ्रैक्शन में रहते हैं। पहले वाले के एग्जांपल हमने कर लिए, दूसरे वाले को भी हम यहां पे जरा देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन है, ऊपर आपके पास 2 है, नीचे आपके पास 5 है, एक्सपोनेंट आपके पास 7 है। यहां पे बेस को देखोगे तो दो नंबर आपस में डिवाइड में है। वही चीज जो हमने फोर्थ लॉ के फर्स्ट पार्ट में करी थी, एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो 7 2 के साथ भी चला जाएगा, 7 5 के साथ भी चला जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो बेस तो 2 हो गया, एक्सपोनेंट 7 हो गया, बेस आपके पास 5 हो गया, एक्सपोनेंट आपके पास 7 हो गया। और एग्जांपल देख सकते हैं आप, मान लीजिए यहां पे 3/8 है, एक्सपोनेंट आपके पास 6 है। अगेन देख सकते हैं अंदर 2 है नंबर जो कि आपस में डिवाइड या फ्रैक्शन में है, तो एक्सपोनेंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी 6 जो है आपके 3 के ऊपर भी चला गया, तो 3 हो गया बेस, एक्सपोनेंट हो गया 6, और यहां पे बेस हो गया 8, एक्सपोनेंट भी हो गया आपके पास 6। तो ऐसी चीज भी आप बार बार देख पाते हैं। चलिए अब यहां पे हमने फोर्थ लॉ को भी खत्म कर लिया, तो जो लॉज हैं वो इतने ही हैं। लॉज आपके पास इन 4 से ज्यादा नहीं है, आपको इन चारों लॉ को याद रखना है। साथ में वो जो एक चीज बताई थी मैंने कि बेस कुछ भी हो, अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो आंसर 1 बनता है। इन 5 चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आने वाले सभी क्वेश्चंस हम फटाफट कर लेंगे। तो अब एक एक करके हम क्वेश्चंस पिक करते हैं, उनके सॉल्यूशंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये बेसिकली एक तरीके का एग्जांपल है, मैं आपको करके दिखा देता हूं। मान लीजिए मैंने आपको दिया था बेस 6 एक्सपोनेंट 4, तो मैंने सोचा अरे भाई बेस 6 है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 6 को मैं 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 लिख सकता हूं। एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट मेरे पास 4 है, ऐसा लिख दिया। जब मैंने ऐसा लिख दिया, इसको मैं थोड़ा सा और ब्रेक कर सकता हूं। कैसे, देखिएगा भाई, एक्सपोनेंट 2 और 3, सॉरी बेस 2 और 3 है, एक्सपोनेंट 4 है। अभी मैंने आपको एक लॉ पढ़ाया था जो कुछ ऐसा कहता है कि एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि बेस 2 एक्सपोनेंट 4, यहां पे बेस 3 एक्सपोनेंट 4। बहुत बढ़िया। 2 की पावर 4, अरे 2 की पावर 4 गलत बोल दिया मैंने, ऐसे नहीं बोल सकते। बेस 2 एक्सपोनेंट 4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है 2 कितनी बार मल्टीप्लाई में है भैया, वो 4 बार मल्टीप्लाई में है। और बेस 3 एक्सपोनेंट 4, इसका मतलब क्या है, आपका जो 3 है वो कितनी बार मल्टीप्लाई में है, वो भी आपके पास 4 बार मल्टीप्लाई में है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये बना देगा आपके पास 16, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये बना देगा 81, 16 और 81 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर आप निकाल सकते हैं। तो यहां पे हमने फोर्थ लॉ का फर्स्ट पार्ट लगाया। एक और एग्जांपल यहां पे कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन ये है आपके पास, देखिएगा आपके पास अंदर दिया गया है 2/3 और जो एक्सपोनेंट है वो 3 है। जैसा कि आप देख सकते हैं दो नंबर्स आपस में डिवाइड में है, यानी कि एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एक्सपोनेंट पहले 2 के पास चला जाएगा, तो ये हो गया बेस 2 एक्सपोनेंट 3, यहां पे बेस 3 एक्सपोनेंट भी 3। इसको सॉल्व करोगे आप तो बेस 2 है, एक्सपोनेंट 3 है, इसका मतलब क्या है, 2 जो है वो आपस में 3 बार मल्टीप्लाई में है, बेस 3 एक्सपोनेंट 3, इसका मतलब 3 जो है वो आपस में 3 बार मल्टीप्लाई में है। इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर आपके पास 8 बन जाएगा, डिनोमिनेटर आपके पास 27 बन जाएगा। फाइनल आंसर 8/27 आपके पास आ चुका है।
ये जो दोनों एग्जाम्पल थे ये आपके लॉ फोर्थ से रिलेटेड थे। अभी जो एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं ये मिक्स्ड हैं, ये किसी पर्टिकुलर लॉ से नहीं है कि भैया इसी लॉ से होंगे। हो सकता है कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 लॉज भी काम कर जाएं, 3 लॉज भी काम कर जाएं, तो कुछ भी फिक्स नहीं है। तो इसीलिए आपको सारे लॉज सीखने के बाद ही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए पहले क्वेश्चन से हम डील कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपके पास बेस 5 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाइडेड बाय बेस 5 एक्सपोनेंट 4। यहां पे जो चीज मुझे दिखाई पड़ती है वो ये पड़ती है, भैया बेस क्या है? सेम है, बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। जब बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैंने रूल बताया था बेस कॉमन हो गया, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 4 आपस में ऐड हो जाएंगे। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा बेस 5 एक्सपोनेंट 6। बेस 5 एक्सपोनेंट 6 का मतलब ये है 5 जो है वो 6 टाइम्स ऐसे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पे हमने 5 को 6 टाइम्स क्या कर दिया? आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करिए, आप आंसर निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन को हम यहां पे कर लेते हैं। हमें दिया गया है क्वेश्चन बेस 5 है, एक्सपोनेंट 8 है, यहां पे आपने डिवाइड कर दिया है बेस 5 एक्सपोनेंट 3 के साथ। अगेन यहां पे देख सकते हो आप बेस 5 है, बीच में डिवीजन का साइन है। भैया बेस आपका कॉमन है, बीच में डिवीजन का साइन है। मैंने आपको तरीका बताया था, कॉमन बेस ले लीजिए, आगे वाले एक्सपोनेंट में से पीछे वाले एक्सपोनेंट को घटा दीजिए, यानी कि 8 में से आप 3 को घटा दीजिए। इसको सॉल्व करोगे आप तो 8 - 3 आपके पास 5 बन जाएगा। आंसर बन चुका है बेस 5 एक्सपोनेंट भी 5। तो पहले रूल पे और दूसरे रूल पे एक एक क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे और करवा दिया। चलिए क्वेश्चन की थोड़ी सी और वैरायटी को हम लेके आते हैं। ये है आपके पास अगला सवाल, देखिएगा सवाल को जरा ध्यान से। क्वेश्चन है आपके पास बेस है आपके पास 3, यहां पे एक्सपोनेंट 2 है और इसके ऊपर एक एक्सपोनेंट 3 बैठा हुआ है। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां पे मैंने आपको रूल सिखाया था, भैया बेस तो कॉमन रह गया, एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई कर गए, यानी कि 2 और 3 आपस में क्या कर गए? मल्टीप्लाई कर गए। भैया 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 होता है, तो बेस 3 हो गया, एक्सपोनेंट आपके पास 6 हो गया, आंसर आपके पास आ गया। बेस 3 एक्सपोनेंट 6 का मतलब यह है कि आपका जो 3 है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो वो आपके पास 6 टाइम्स यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने लिख दिया है, इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? ये वाला। चलिए देखते हैं इसको। 11 है, 12 है और आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो 3 है। लॉ सिखाया था मैंने फोर्थ वाला, क्या बोलता है वो? भैया आपका एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहला जो एक्सपोनेंट 3 है वो आपके न्यूमरेटर वाले में चला गया और फिर डिनोमिनेटर में भी वो 3 चला गया। 11 है और एक्सपोनेंट 3 है, इसका मतलब क्या? आपका 11 कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया? 3 बार मल्टीप्लाई हो गया। यहां पे नीचे 12 है, एक्सपोनेंट 3 है, इसका मतलब 12 जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया? वो भी आपके पास 3 बार मल्टीप्लाई हो गया। आपका आंसर आ चुका है। चलिए तो ये भी सिंपल से क्वेश्चन थे, टफ नहीं थे। और बढ़ाते हैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलो फटाफट कर लेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, भैया बेस है 3/4, एक्सपोनेंट आपके पास -3 है। मैंने आपको सिखाया था कि बेस जब ऐसा हो, एक्सपोनेंट नेगेटिव में हो, तो मैंने बोला था अंदर वाली चीज का रेसिप्रोकल ले लो, यानी कि 3/4 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 3/4 का रेसिप्रोकल आपके पास 4/3 आ जाएगा। और जो -3 है, मैंने क्या बोला था? माइनस वहां से रिमूव कर दीजिए, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ कितना? आपके पास 3 मिल गया। चलिए तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो कैसे? तो आप एक्सपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि एक्सपोनेंट जो है आपके न्यूमरेटर के पास चला जाएगा और एक्सपोनेंट जो है आपके डिनोमिनेटर के पास भी चला जाएगा। भैया एक्सपोनेंट न्यूमरेटर के पास चला गया, यानी 4 कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया? 4 बार मल्टीप्लाई हो गया। और यहां पे 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया? 3 बार मल्टीप्लाई हो गया। इसको और सॉल्व कर सकते हो। 4 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आपको 64 मिलेगा, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आपको 27 मिलेगा। आपके पास फाइनल आंसर ये आ चुका है। चलिए तो एक क्वेश्चन हमने इस पे भी सॉल्व कर लिया और आगे बढ़ जाते हैं और सिंपल क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन ऑल्दो बहुत सिंपल है पर हल्का सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है पहले तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास बेस है 2/11, एक्सपोनेंट हमारे पास 4 है, फिर हमारे पास बेस जो है वो है 11/3 और एक्सपोनेंट जो है वो 2 है, और हमारे पास लास्ट टर्म में बेस है 3/2 और एक्सपोनेंट है हमारे पास 3। ध्यान
ध्यान से देखना, मैं यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रॉपर्टी जो थी ना, लॉ फोर्थ पार्ट नंबर 2, उसी को लगाऊंगा। यहां पे मेरे पास 4 है, ये 4 2 के ऊपर भी चला गया, ये 4 11 के ऊपर भी चला गया। सिमिलरली यहां पे 11 के ऊपर 2 आ गया और 3 के ऊपर भी आपके पास 2 आ गया। फाइनली यहां पे 3 के ऊपर 3 आ गया और 2 के ऊपर भी 3 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते रहिएगा। देखना जरा, यहां पे मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट करूंगा। कैसे? तो 2 4 यहां पे रहने दिया मैंने, ये जो 2 पे आपके एक्सपोनेंट 3 है, इनको मैंने नीचे लाके रख दिया, तो ऐसा मैंने इसको कुछ लिख दिया है। बिल्कुल कर सकता हूं, चीजें क्या है, मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली यहां पे 11 आपके पास एक्सपोनेंट जो 2 था, इसके नीचे मैंने 11 एक्सपोनेंट 4 लिख दिया और लास्ट में 3 एक्सपोनेंट 3 के नीचे मैंने 3 एक्सपोनेंट 2 लिख दिया। बढ़िया। अब क्या दिमाग लगाओगे सर, ये बताओ। देखो बच्चों, दिमाग क्या लगाऊंगा मैं, यहां पे आपके पास बेस क्या है, सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, फ्रैक्शन मतलब डिवीजन। मैंने क्या सिखाया था, बेस सेम हो, बीच में डिवीजन या फ्रैक्शन का साइन हो, इसका मतलब बेस तो कॉमन हो गया, ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से नीचे वाले एक्सपोनेंट घटा दो, यानी कि आप 4 में से 3 को घटा देंगे। सिमिलरली यहां पे देखिए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे भी बेस क्या है, सेम 11, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले एक्सपोनेंट को घटा दीजिए, यानी कि आप 2 में से 4 को यहां पे घटा देंगे। लास्ट में आ जाते हैं, अगेन बेस सेम है और एक्सपोनेंट ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे, क्योंकि बीच में आपके पास डिवीजन का साइन है। तो हम लिख देंगे बेस तो सेम हो गया, ऊपर वाला एक्सपोनेंट 3 में से हमने 2 को घटा दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 2 है, 4 - 3 1 बन जाएगा, यहां पे 11 है, 2 - 4 -2 बन जाएगा, ये 3 है, 3 - 2 आपके पास -1 बन जाएगा। बेस 2 एक्सपोनेंट 1 का मतलब क्या है, अरे भैया आंसर वही मिल जाएगा। ये चीज तो आपको मालूम ही होगी, अगर आपके पास कोई भी बेस है और उस पे एक्सपोनेंट 1 चढ़ाया है, तो जो बेस है आपको वही का वही आंसर मिल जाता है। बेस एक्सपोनेंट 1 का मतलब क्या, उसको एक बार मल्टीप्लाई करना है, खुद में ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, वही का वही आपको मिल जाएगा। यहां पे देखिए 11 है और एक्सपोनेंट -2 है। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, कौन सा रूल, सुनिएगा। रूल मैंने पढ़ाया था, अगर a है बेस, ऊपर एक्सपोनेंट है -n, इसका मतलब आप रेसिप्रोकल में लिख दीजिए और -n में से माइनस हटा के बस n लिख दीजिए। सिमिलरली यहां पे बात कर लो, आपके पास बेस 11 है, एक्सपोनेंट -2 है, इसका मतलब वो रेसिप्रोकल में चला गया और -2 की जगह आपने +2 लगा दिया। और वही चीज, अरे सर आपने एक छोटी सी गलती कर दी, -1 नहीं सिर्फ 1 है, सॉरी फॉर दैट। और बेस 3 एक्सपोनेंट 1, यानी कि उसने आंसर क्या दे दिया आपको, वापस से 3 दे दिया। अब देखिए यहां पे 2 मिल गया, यहां पे आपको 3 मिल गया, मल्टीप्लाई का साइन है तो 2 3 जा आप 6 लिख देंगे। नीचे कौन है, 11 है, बेस 11 है, एक्सपोनेंट 2 है, बेस 11 है, एक्सपोनेंट 2 है, इसका मतलब आप क्या करेंगे, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, ये ऊपर 6 बन गया, 11 × 11 आपके पास 121 बन जाएगा। आपके पास आंसर 6/121 है। तो ऐसे क्वेश्चन जो लगते बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, पर जब आप उनमें एक्सपोनेंट के रूल्स को अप्लाई करते हो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो जाते हैं। चलिए तो फर्स्ट पार्ट को करने के बाद ऐसा करते हैं, सेकंड पार्ट को हम फटाफट कर लेते हैं। क्या है सेकंड पार्ट, देखिएगा जरा। सेकंड पार्ट में है बेस 2 एक्सपोनेंट आपके पास 55 है, यहां पे बेस 2 है, एक्सपोनेंट आपके पास 60 है, बीच में माइनस का साइन है, फिर बेस 2 है, एक्सपोनेंट 97 है, और यहां पे आपके पास बेस 2 है, एक्सपोनेंट आपके पास 18 है। यहां पे देखो, इधर फोकस करो और इधर अलग से हम फोकस करेंगे। अगर आप इस ब्रैकेट के कंटेंट्स पे फोकस करते हैं तो आपके पास बेस क्या है, दोनों जगह सेम है, बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। भाई बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि एक्सपोनेंट्स को कर देंगे हम ऐड, यानी कि 55 और 60 आपस में हो जाएंगे ऐड। सिमिलरली इस ब्रैकेट पे फोकस करेंगे, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेस हमने सेम कर दिया, एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया, यानी कि 97 + 18 हमने यहां पे कर दिया।
जब 55 प्लस 60 करोगे तो आपको 115 मिल जाएगा। जब 97 प्लस 18 करोगे तब भी आपको 115 मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, यहां पे बेस 2 एक्सपोनेंट 115, यहां पे भी बेस 2 एक्सपोनेंट 115, यानी कि ये दोनों नंबर क्या है, सेम है। भैया सेम नंबर में से सेम नंबर घटाओगे, सभी लोग जानते हैं आंसर कितना आएगा, आंसर 0 आ गया, बस बात खत्म। यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, अरे सर ये 0 कैसे लिख दिया आपने, तो बेस 2 एक्सपोनेंट 115 को सॉल्व नहीं किया, करने की जरूरत नहीं ना भैया, सामने जो नंबर है वही पीछे नंबर है, बीच में माइनस का साइन है, तो घटा दो उनको, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने घटा दिया, फाइनल आंसर हमारे पास 0 आ गया। चलिए यहां पे हमारा ये सेकंड वाला पार्ट भी होता है खत्म, और अब जो है हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी जो लॉजिक हमने कुछ यहां पे लगाया था ना, वही लॉजिक हम कुछ यहां पे लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सर। देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो 2/3 है, ऊपर 2 है, यानी एक्सपोनेंट 2 है, तो जैसा कि रूल मैंने आपको सिखाया था, क्या आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो चलिए कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूट। तो आपने इसको लिख दिया 2 पे एक्सपोनेंट 2 और यहां पे 3 पे एक्सपोनेंट 2। अब यहां पे आ जाइए, जब आप इस वाले टर्म में आते हैं तो यहां पे अंदर है 2/5 और एक्सपोनेंट है -3, और मैंने सिखाया था कि जब ऐसा होता है तो आप रेसिप्रोकल कर देते हो, तो 2/5 का रेसिप्रोकल जो है वो आपके पास हो जाएगा 5/2, एक्सपोनेंट आपके पास 3 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फाइनली यहां पे आपके पास 3/5 है, एक्सपोनेंट आपके पास 2 है। आप क्या करेंगे देखिएगा, यहां पे अभी सॉल्व मत करो, ऐसे ही रहने दो, तो ये हो गया आपके पास 2 पे एक्सपोनेंट 2, यहां पे बेस 3 एक्सपोनेंट 2, और यहां पे देखो, यहां पे अगेन एक्सपोनेंट को क्या कर दूंगा मैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अच्छा यहां पे भी तो कर सकता था, मैं करना भूल गया, कोई बात नहीं, यहां पे कर देते हैं हम। यहां पे जब एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो बेस 3 एक्सपोनेंट 2, बेस 5 एक्सपोनेंट 2, सेम चीज हम बीच वाले टर्म में भी करेंगे, बेस 5 एक्सपोनेंट 3, बेस 2 एक्सपोनेंट 3, और यहां पे फाइनली है आपके पास बेस 3 एक्सपोनेंट 2, बेस 5 एक्सपोनेंट 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम यहां पे देख लेते हैं। अगर आप इधर रीअरेंजमेंट करें जैसा कि उस क्वेश्चन में करा था, एग्जैक्टली सेम, यहां पे आपके पास बेस 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, इसके नीचे आप ले आइए इस टर्म को, बेस 2 एक्सपोनेंट 3 को, बहुत बढ़िया। यहां पे ऊपर आपके पास बेस 5 है, एक्सपोनेंट 3 है, इसके नीचे आप ले आइए बेस 5 एक्सपोनेंट 2 को, मल्टीप्लाइडेड बाय, यहां पे बेस 3 है, एक्सपोनेंट 2 है, इसके नीचे ले आइए आप बेस 3 एक्सपोनेंट 2 को। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, देखिए जरा, अरे बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, तो एक्सपोनेंट में से ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से नीचे वाला एक्सपोनेंट घटा देते हैं। सिमिलरली बेस सेम है, एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट, यानी कि 3 में से 2 आप घटा दीजिए, और फाइनली यहां पे भी बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, एक्सपोनेंट्स को आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो बेस 2 एक्सपोनेंट 2 - 3 कितना बनता है, -1 हो जाता है। यहां पे आपके पास बेस 5 है, 3 - 2 कितना बनता है, -1 हो जाता है। अरे 3 - 2 तो सर +1 होता है, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, +1 यहां पे, और बेस 3 एक्सपोनेंट 2 - 2 0 हो जाता है। अब देखिएगा 2 पे एक्सपोनेंट -1 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 पे एक्सपोनेंट 1, 5 पे एक्सपोनेंट 1 है, मैंने सिखाया था सेम नंबर हो जाएगा। अरे 3 पे एक्सपोनेंट 0 है भाई, अगर किसी नंबर पे एक्सपोनेंट 0 होता है तो आप जानते हैं वो आंसर आपको 1 दे देता है। अब देखिए जरा यहां पे क्या फाइनल चीजें बची, अच्छा 2 पे एक्सपोनेंट 1 है, वो भी आपको 2 दे देगा, यानी कि आपके पास यहां पे 1/2 है, यहां पे मल्टीप्लाइडेड बाय 5 है, मल्टीप्लाइडेड बाय 1 है। इसको आप सॉल्व करोगे, फाइनल आंसर आपके पास बन जाएगा 5/2, और क्वेश्चन हो चुका है खत्म। सिंपल सा सवाल था, बस आपको बेसिक रूल्स को फॉलो करने थे। चलिए यहां पे एक तरीके से जो आपका एक्सपोनेंट वाला पार्ट है ना, उसका एक हिस्सा होता है, और अब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं एक्सपोनेंट में जिनको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके लिए। तो हम उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एक्सपोनेंट्स में थोड़े से अलग हटके कॉन्सेप्ट है, जो अभी तक हम सीखते आए हैं उससे हल्के से अलग से कॉन्सेप्ट है, और इन्हीं बेसिस पे ये जो बाकी के बचे क्वेश्चन है ना, उन्हीं बेसिस पे हम यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए दोनों एक्सपोनेंट्स को हम यहां पे सीखते हैं। यहां पे एक बेसिक सा रूल होता है जो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप एक साइन यूज करते हैं, ये साइन कहलाता है ये वाला, इसके अंदर कोई नंबर
लिख दो, मान लो आपने नंबर लिख दिया 2, या अभी के लिए 2 की जगह आप नंबर लिख दीजिए 3। तो यहां पे मैंने एक साइन यूज किया है और उसके अंदर नंबर 3 लिखा हुआ है। सर पहली बात तो ये बताइए कि इस साइन का मतलब क्या है। तो इस साइन का मतलब आप जानते हैं, क्लास 8th में भी सीख चुके हैं, इस साइन को हम बुलाते हैं स्क्वायर रूट। क्या बुलाते हैं साइन को? हम इस साइन को बुलाते हैं स्क्वायर रूट। जब भी आप ये साइन देखेंगे तो आपके मन में ये बात पहले से ही आएगी कि इसको हम बुलाते हैं स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है ये आप जानते हैं। हम आज उन मतलबों के बारे में बात नहीं करेंगे, आज मैं आपको इस साइन का एग्जैक्ट मीनिंग समझाऊंगा और क्वेश्चन में कैसे हेल्प करेगा वो देखिए। यहां पे मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट 3। इसका मतलब ये है कि भैया आपके पास बेस हो जाएगा 3। बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा 3 और एक्सपोनेंट हो जाएगा 1/2। कितना एक्सपोनेंट हो जाएगा? 1/2। ये है आपके साइन का मतलब। जब भी मैं स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी नंबर लिखूं, वो नंबर मेरा बेस बन जाएगा और जो स्क्वायर रूट साइन है उसका मतलब 1/2 है, मतलब एक्सपोनेंट में 1/2। इसीलिए आप बेसिक सी चीज ध्यान रख लीजिए भैया, ये जो चीज होती है इसका मतलब होता है, मान लीजिए यहां पे a है, इसका सीधा सा मतलब है a आएगा और एक्सपोनेंट में आपके पास 1/2 ऐसे आ जाएगा। बेसिक सा मतलब, इसको आप ध्यान रखो, हमेशा आपके काम में आने वाला है। और एग्जांपल्स दे देता हूं मैं आपको, जैसे कि मैंने स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे 5 रख दिया, इसका मतलब ये है कि भैया बेस मेरे पास 5 हो जाएगा और एक्सपोनेंट मेरे पास 1/2 हो जाएगा। और एग्जांपल है हमारे पास, मान लीजिए अंडर रूट है, इसके अंदर हमने 6 रख दिया, यानी कि बेस जो है हमारे पास 6 हो चुका है, एक्सपोनेंट हमारे पास 1/2 हो चुका है। तो अंडर रूट का मतलब ही है कि आपका एक्सपोनेंट जो है 1/2 होगा। यहां पे सिर्फ एक चीज मैंने बताई, अभी कुछ और बातें बतानी बची है। अच्छा एक और चीज सुनिए, ये जो अंडर रूट का मतलब है, अगर मैं ऐसा साइन लिखता हूं ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर बेस एक्सपोनेंट 1/2। ठीक है। एक और साइन है, इसको हम बुलाते हैं क्यूब रूट। इसी को हम यहां पे सीख लेंगे। क्या बुलाते हैं हम इसको? इसको हम बुलाते हैं क्यूब रूट। क्या? क्यूब रूट। देखिएगा क्या होता है, हम इसको बुलाते हैं क्यूब रूट और इसको दिखाते कुछ ऐसे हैं। हम यही साइन बनाते हैं, अंदर कोई नंबर लिख देते हैं, तो सर इन दोनों और इन दोनों में अंतर कैसे करोगे? सिंपल सा काम है, इस छोटी सी जगह पे हम लिख देते हैं 3। क्या लिख देते हैं इस छोटी सी जगह पे? 3। उसको आगे मत लिख देना, ऊपर ज्यादा मत लिख देना, नीचे अंदर कहीं पे मत लिखना, जहां पे मैंने लिखा है वहीं पे लिखना, तभी ये क्यूब रूट की जगह आएगा। अब सुनिए इसका मतलब समझिएगा, मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ लिखा है, इसका मतलब है आपका बेस बन चुका है 2 और एक्सपोनेंट बन चुका है आपके पास 1/3। ये है इसका मतलब। स्क्वायर रूट का मतलब ये था, वहां पे बेस बन चुका है जो भी नंबर अंदर है और एक्सपोनेंट 1/2 बन चुका है। क्यूब रूट का मतलब है एक्सपोनेंट 1/3 बन चुका है। बस अगर मैं जनरलाइज करूं इसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, बेस अंदर, मान लो अंदर नंबर a है, यहां पे मैंने ऐसे 3 लिख दिया, तो इसका मतलब है बेस आपके पास a है और एक्सपोनेंट आपके पास 1/3 है। कितने भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो इसमें, जितने चाहो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया क्यूब रूट 5, इसका मतलब क्या है? मेरा बेस हो चुका है 5, एक्सपोनेंट हो चुका है 1/3। मान लो मैंने लिख दिया क्यूब रूट 7, तो ये हो जाएगा मेरा बेस 7, एक्सपोनेंट हो जाएगा 1/3। हर केस में ये रूल याद रखना कि क्यूब रूट के लिए मुझे यहां पे 3 बनाना पड़ेगा। अगर मैं गलती से भी मान लो ऐसा लिख देता हूं, ऐसा लिख के ऐसा लिख दिया, इसका मतलब ये क्यूब रूट नहीं है और ये कौन हो जाता है? तो ये आपका स्क्वायर रूट हो जाता है और a एक्चुअली हो जाएगा 7 बेस और एक्सपोनेंट 1/2। तो सिर्फ इतना ही अंतर है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में कि स्क्वायर रूट में वहां पे कोई नंबर नहीं लिखा होता है, क्यूब रूट में वहां पे 3 लिखा रहता है। कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है। चलिए इसके आगे भी हम थोड़ी सी बात कर ले। अब हमने देखा, हमने 2 चीजें देखी, स्क्वायर रूट देखा, क्यूब रूट देखा। क्या देखा अभी तक हमने? ध्यान से देखिएगा, हमने 2 चीजें पढ़ी। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी स्क्वायर रूट। क्या पढ़ी हमने चीज? सबसे पहले हमने पढ़ा स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट का मतलब मैंने आपको क्या समझाया? स्क्वायर रूट का मतलब मैंने ये समझाया कि जनाब ऐसा कुछ है तो इसका मतलब ऐसा है कि बेस आपका a हो गया, एक्सपोनेंट आपके पास 1/2 हो गया। स्क्वायर रूट के बाद मैंने दूसरी चीज आपको सिखाई है क्यूब रूट। क्या सिखाई है दूसरी चीज? दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई है क्यूब रूट। और क्यूब रूट में मैंने बोला कि सिंबल स्क्वायर रूट जैसा होता है, बस ऊपर जो है ऐसे
इसे 3 लिखा होता है, और इसका मतलब क्या है, आपका बेस जो है वो a हो चुका है और एक्सपोनेंट जो है 1/3 हो चुका है। और एग्जांपल है हमारे पास, एक होता है स्क्वायर और क्यूब रूट हो गया है, अब आता है आपके पास फोर्थ रूट। क्या बुलाते हैं आप इसको? आप इसको बुलाते हैं फोर्थ फ्रूट, नहीं भाई, फोर्थ रूट। क्या बुलाओगे? फोर्थ रूट। समझो जरा इस फोर्थ रूट का मतलब। फोर्थ रूट का मतलब यह होता है, सिंबल सेम है, मान लो ऐसा एक नंबर लिख दिया, बस यहां पे हम लिख देते हैं 4। क्या लिख देते हैं? 4। इसका मतलब क्या है समझिएगा, इसका मतलब होता है बेस a हो चुका है, एक्सपोनेंट आपके पास 1/4 हो चुका है। ढेर सारे एग्जांपल है, मैं एग्जांपल भी बता देता हूं। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया फोर्थ रूट ऑफ 2। क्या लिख दिया मैंने? फोर्थ रूट ऑफ 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मेरा बेस 2 हो गया, एक्सपोनेंट मेरे पास 1/4 हो गया। अब फोर्थ रूट के बाद हम पहुंच जाते हैं अगली चीज। अरे सर आपने 5 क्यों लिख दिया? हम अगली चीज पढ़ेंगे, इसको कहते हैं आप फिफ्थ रूट। क्या बुलाते हैं आप इसको? आप इसको बुलाते हैं फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। सेम सिंबल ऐसा यूज किया जाएगा, अंदर एक नंबर रहेगा और यहां पे जो है 5 लिख दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि भाई आपका बेस जो है वो a बन चुका है, एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास 1/5 बन चुका है। ये कहलाता है आपका फिफ्थ रूट। एग्जांपल चाहिए? चलो देख लेते हैं। मान लो हमने ऐसा लिख दिया, ऐसा करके ऐसा कर दिया, यहां पे 5 लिख दिया। इसका मतलब क्या? बेस आपके पास 2 हो गया, एक्सपोनेंट आपके पास 1/5 हो गया। इसी चीज को आप आगे जहां तक चाहे वहां तक बढ़ा सकते हैं। तो मैं जनरलाइज कर देता हूं और हम बोलेंगे nth रूट। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे nth रूट। तो nth रूट का मतलब समझिए, nth रूट का मतलब यह होता है भैया सिंबल ऐसा सेम टू सेम रहेगा, बस यहां पे जो है हम n चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे? n। भैया जब फोर्थ रूट में 4 चढ़ाया, फिफ्थ रूट में 5 चढ़ाया, तो nth रूट में क्या चढ़ाएंगे? n चढ़ाएंगे। तो nth रूट का मतलब यह होता है आपका बेस जो है वो a हो चुका है, एक्सपोनेंट 1/n हो चुका है। एग्जांपल अगर मैं आपको दिखा दूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया यहां पे हमने n लिख दिया, यहां पे हमने 2 लिख दिया, तो बेस आपके पास 2 हो गया, एक्सपोनेंट आपके पास 1/n हो गया। ये कहलाता है फाइनली आपका कौन? nth रूट ऑफ अ नंबर। तो ये जो यहां पे मैंने आपको रूट्स बताए, ये सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहां पे 2 बातें और रह गई, सुनो। फोर्थ रूट से पहले क्यूब रूट का एक और नाम है, और क्यूब रूट को हम कहते हैं थर्ड रूट। क्यूब रूट को हम क्या बुलाते हैं? क्यूब रूट को हम बुलाते हैं थर्ड रूट। देखिए यहां पे आप बोलोगे सर फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ये सब है, फोर्थ के पहले का नहीं है क्या? बच्चों क्यूब रूट का ही मतलब थर्ड रूट का ही स्पेशल नाम क्या कहलाता है? क्यूब रूट। थर्ड रूट का ही स्पेशल नाम कहलाता है क्यूब रूट। और ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट एक्चुअली सेकंड रूट है। कौन सा रूट है बच्चों? स्क्वायर रूट एक्चुअली सेकंड रूट है, और क्यूब रूट एक्चुअली कौन सा रूट है? ये आपके पास थर्ड रूट है। तो याद रखिएगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बीच का नाम वही है। स्क्वायर रूट का मतलब सेकंड रूट, स्क्वायर रूट का मतलब सेकंड रूट। वही चीज देखो, अगर मैंने ऐसा लिख दिया यहां पे, बस यहां पे मैं ऊपर 2 नहीं चढ़ाता हूं। स्क्वायर रूट की खास बात है कि हम ऊपर 2 नहीं चढ़ाते हैं, मतलब वही होता है कि 2 चढ़ा हुआ है, बस दिख नहीं रहा अपन को। और होता क्या है कि भैया आपके पास बेस आ जाता है a, एक्सपोनेंट आ जाता है 1/2। इन चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही चीज अभी हमें क्वेश्चंस करने में मदद करेंगी। स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, फोर्थ रूट हो गया, फिफ्थ रूट हो गया, सिक्स्थ रूट हो गया, मतलब अगर उसका समझ लोगे ना, क्वेश्चन आपसे बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए तो ऐसा करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए इन क्वेश्चंस के एप्लीकेशंस पे हम आ जाते हैं। और ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन। सर अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? तो भैया फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास यहां पे 64 दिया गया है बेस में, और एक्सपोनेंट में आपके पास 1/3 दिया गया है। कैसे करोगे सर सॉल्व? तो मैंने सोचा यार ये जो 64 है ना, मैं इसका फैक्टराइजेशन करता हूं। क्या करता हूं? फैक्टराइजेशन। तो चलो कर देते हैं। ये 64 हो गया, मैंने इसका फैक्टराइजेशन करने का सोचा, तो 2 से डिवाइड किया, यहां पे 32 मिल जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया, यहां पे मुझे 16 मिल जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया, यहां पे 8 मिल जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 4 मिल जाएगा, एक बार और 2 से डिवाइड किया 2 मिल जाएगा, एक बार और 2 से डिवाइड किया 1 मिल जाएगा। यानी कि मैंने यहां पे देखा,
क्या देखा कि जो मेरा नंबर 64 है वो कितनी बार 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 2, 3 बार हो गए, 4वीं बार, 5वीं बार और 6वीं बार। तो मेरा जो 2 है वो 6 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अरे सर ये तो एक्सपोनेंट्स में बात चली जाएगी और ये हो जाएगा आपके पास बेस हो जाएगा 2, एक्सपोनेंट हो जाएगा 6। सिखाया था? बिल्कुल सर सिखाया था आपने। यानी कि अंदर जो 64 छुपा है वो 64 नहीं, वो बेस 2 एक्सपोनेंट 6 छुपा है और ऊपर आपके पास पावर बोल रहा हूं, एक्सपोनेंट 1/3 है। अरे सर आपने एक रूल सिखाया था, रूल में आपने ये बोला था कि मान लीजिए आपके पास एक बेस है, उस पे एक एक्सपोनेंट है और उसके ऊपर एक और एक्सपोनेंट है, तो होता क्या है, ये दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि आप दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। अरे और मैंने कभी बोला था क्या सी एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, या मैंने कभी बोला था कि सी एक्सपोनेंट नेचुरल नंबर होना चाहिए? नहीं सर, आपने ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो जब मैंने बोला नहीं था तो आप क्यों फॉलो करोगे? आप तो इन दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि बेस हो चुका है 2 और यहां पे आप 6 और 1/3 को कर देंगे मल्टीप्लाई। कर दिया हमने मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे इसको तो यहां पे देखो 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, कट कुट के कितना बचेगा, 2 बचेगा। बेस 2 एक्सपोनेंट 2, इसका मतलब क्या, यहां पे आप 2 बार 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन ढेर सारे हैं आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में और एग्जाम में भी खूब पूछे जाते हैं। चलो तो आई होप कि ये चीज क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आ जाते हैं हम अगले सवाल पे, क्योंकि अगला सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले सवाल को हम लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास, अंदर बेस दिया है 125, एक्सपोनेंट दिया है -1/3। वापस से मैं वही करूंगा, जो मेरा बेस 125 है इसको मैं फैक्टराइज कर लेता हूं। चलिए कर लेते हैं फैक्टराइज। तो ये रहा हमारे पास 125। सबसे पहले 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो 5 से डिवाइड करोगे आपको यहां पे 25 मिलेगा। एक बार और 5 से डिवाइड करोगे 5 मिलेगा, और एक बार और 5 से डिवाइड करोगे आपको 1 मिलेगा। यानी कि अगर आप 125 को देखते हैं तो वो आ चुका है 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 5। अरे भैया 5 जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि एक्सपोनेंट में बात चली गई, यानी कि ये हो जाएगा बेस 5 एक्सपोनेंट 3। तो यहां पे जो 125 छुपा है उसकी जगह बेस 5 एक्सपोनेंट 3 हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा बेस 5 एक्सपोनेंट 3, और ऊपर पहले से ही एक एक्सपोनेंट -1/3 बैठा है। और वापस से वही लॉजिक, ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बेस 5 और 3 इंटू -1/3 आपने यहां पे कर दिया। अगेन ये वाला 3 जो है इस वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आपके पास बेस 5 एक्सपोनेंट बचा -1। और एक रूल मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपके पास बेस के ऊपर -n में होता है तो वो एक्चुअली ऐसे रेसिप्रोकल हो जाता है और -n से वो +n बन जाता है। सेम चीज हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बन जाएगा आपके पास 1/5 -1 से +1 बन जाएगा, और हम जानते हैं किसी भी बेस पे एक्सपोनेंट 1 हो तो आंसर बेस के बराबर मिलता है, यानी कि आंसर आपके पास 1/5 के बराबर मिलेगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम बढ़ चलते हैं अगले सवालों की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। चलिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ज्यादा हरी नहीं करेंगे। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, आपके पास बेस है 27 और जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट आपके पास है -2/3। चलो वापस से हम फैक्टराइजेशन से बात करेंगे। 27 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ये रहा आपके पास 27। फैक्टराइज किससे स्टार्ट करेंगे? 27 3 से डिविजिबल है, तो 3 9s 27, 3 3s आपके पास होता है 9 और 3 1s आपके पास होता है 3। यानी कि 27 को अगर आप देखते हैं तो 27 आ चुका है 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 3, और 3 जब 3 बार मल्टीप्लाइडेड है ही तो बेस 3 एक्सपोनेंट आपके पास 3 हो गया। चलिए तो यहां पे 27 की जगह बेस 3 एक्सपोनेंट 3 और ऊपर आपके पास -2/3 तो है ही। अब देखो भैया जो एक्सपोनेंट है आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि बेस तो हमने 3 रहने दिया, एक्सपोनेंट को हमने आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 ने 3 को कैंसिल कर दिया, यानी कि यहां पे बेस 3 एक्सपोनेंट -2 बन गया। बेस 3 एक्सपोनेंट -2 का मतलब ये है, अरे भैया माइनस है एक्सपोनेंट, यानी कि क्या करें? रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 पे क्या
एक्सपोनेंट 2 चढ़ा हुआ है, और 3 पे एक्सपोनेंट 2 का मतलब क्या है आप जानते हैं, उसका मतलब है 3 का 2 बार मल्टीप्लाई होना, और उसका मतलब है आंसर 1/9 आना। क्वेश्चन था ये, आंसर आया है 1/9। तो क्वेश्चन को देख के नहीं लगता है कि ऐसा आंसर आ सकता है, पर जब आप एक्सपोनेंट्स के प्रॉपर रूल्स को इस्तेमाल करोगे बिल्कुल आपका आंसर ऐसा आएगा, और इसीलिए ऐसे क्वेश्चन की बहुत डिमांड रहती है आपके एग्जाम में। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसी में फोर्थ क्वेश्चन की, इस फोर्थ वाले पार्ट की। इजी क्वेश्चन है, अगर स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, आपके पास दिया गया है 64, नीचे दिया गया है आपके पास 25, एक्सपोनेंट आपके पास दिया गया है -3/2। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं, एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर मैं यहां पे 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूं, मैं कर देता हूं आपके लिए। 64 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो अगेन यहां पे आपको मिल जाएगा 16, यहां पे करोगे तो आपको मिल जाएगा 4, यहां पे करोगे तो आपको मिल जाएगा 1, यानी कि जो आपका 64 हो चुका है वो एक्चुअली है 4 × 4 × 4, और आप जानते हैं 4 × 4 × 4 का मतलब है 4 बेस है, एक्सपोनेंट आपके पास 3 है। यहां पे मैं ऐसा सोच रहा हूं कि क्यों ना 25 को भी मैं फैक्टराइज करके रख ही लेता हूं, कुछ ना कुछ बाद में काम आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं 25 को फैक्टराइज। तो अगर आप 25 को फैक्टराइज करेंगे, यहां पे कर ले, चलिए यहां पे कर लेते हैं। ये 25 है, 5 5 आपके पास 25 होता है, 5 1 आपके पास 5 होता है, यानी कि जहां पे 25 है वहां पे मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 5, और आप जानते हैं कि ये हो चुका है बेस 5 एक्सपोनेंट 2। बहुत बढ़िया, तो यहां पे मैंने 25 का भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाल दिया, 64 का भी एक्सपोनेंट वाला फॉर्म निकाल दिया, यहां पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास बेस 4 एक्सपोनेंट 3, यहां पे बेस 5 एक्सपोनेंट 2, और ओवरऑल एक्सपोनेंट क्या है -3/2 है। अब सर इसके बाद क्या करोगे आप, तो हमें वो समझाओ। तो ध्यान से देखिएगा मैं इसके बाद क्या करूंगा। ऐसा करता हूं, इस चीज को मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं, आ जाओ इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं हम। इस चीज को मिटा दे, nth रूट को। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन है, बहुत जरूरी एक्सप्लेनेशन है। चलिए तो इसको मिटा दिया मैंने, इस चीज को मैं लिख लेता हूं अगले पेज पे। क्या है मेरे पास, बेस 4 है, एक्सपोनेंट 3 है, और नीचे क्या है, नीचे है बेस 5 एक्सपोनेंट 2। तो बेस 5 एक्सपोनेंट 2, यहां पे अगर मैं ऊपर देखूंगा तो -3/2, तो -3/2। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए जरा, यहां पे हम क्या करेंगे, आपके पास माइनस साइन है, मैंने कभी आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, मान लीजिए आपके पास a/b है, ऊपर आपके पास माइनस साइन है, इसका मतलब क्या, आप अंदर वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकाल दीजिए, यानी कि आप उसको b/a लिख दीजिए, ऊपर आप n को रहने दीजिए। ये चीज सिखाई थी मैंने, उसी चीज को हम यहां पे लगाएंगे। अंदर वाली चीज को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल निकाल देंगे। जब अंदर वाली चीज का आप रेसिप्रोकल निकालोगे वो हो जाएगा 5², ये हो जाएगा आपके पास 4³, और यहां पे पावर जो -3/2 में है वो आपके +3/2 में कन्वर्ट होके आ चुकी है। अब मैंने एक और चीज सिखाई थी आपको कि मान लीजिए भैया ये b/a और एक्सपोनेंट n है, तो आप एक्सपोनेंट n को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये b पे चला जाएगा या आपके a पे भी चला जाएगा। वही काम हम यहां पे करेंगे। आपके पास बेस 5 है, इसके ऊपर हमने किसको भेज दिया, इसके ऊपर हमने सबसे पहले एक्सपोनेंट 3/2 को भेज दिया, और यहां पे आपके पास बेस 4 है, एक्सपोनेंट 3 है, इसके ऊपर भी हमने 3/2 को ऐसे भेज दिया। बहुत बढ़िया। अब क्या, तो सुनो, अब इसके आगे मैंने एक और रूल सिखाया था कि जब सिचुएशन कुछ ऐसी होती है तो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि बेस 5 है, एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहां पे भी और आपके पास ऊपर भी एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहां देखो, यहां पे तो सीधा सीधा आंसर दिख रहा है कि 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, आपके पास ऊपर बन गया बेस 5 एक्सपोनेंट 3, पर ये नीचे क्या करोगे सर, आप तो जरा वो समझा दो। नीचे वाला पार्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहां पे हल्का सा हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि 4 बेस एक्सपोनेंट 3 से बात नहीं बन रही है। तो कैसे करोगे सर, तो चलो इसको दिखाता हूं मैं आपको, देखिएगा एकदम ध्यान से फोकस होके देखना। यहां पे जो बच्चों 4 है, कौन जो 4 है मैं इसकी बात कर रहा हूं, 4 एक्चुअली लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 2, यानी 4 जो है वो एक्चुअली लिखा जा सकता है 2 की पावर 2। क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2। तो
यहां पे थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन करेंगे, इस 4 की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 की जगह लिख देंगे 2 की पावर 2, मैंने गलत बोला, बेस 2 एक्सपोनेंट 2, और ऊपर वही चीज रहने दीजिए 3 इंटू 3/2। और वापस से सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है कि ये जो एक्सपोनेंट है आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो चलो जल्दी कर देते हैं। ऊपर है आपके पास बेस 5 एक्सपोनेंट 3, नीचे आप देखोगे तो बेस 2, आपस में एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 3/2। यहां पे आप इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। ऊपर क्या है देखो, बेस 5 एक्सपोनेंट 3, नीचे देखो क्या है आपके पास बेस 2 है, और 3 3 सा क्या बनता है आपके पास 9 बनता है। आपके पास आंसर आ चुका है, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो। कैसे? तो ये जो 5 बेस है एक्सपोनेंट 3 है, आप इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 5, तो ये आंसर आपको 125 मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही जो आपके पास एक बेस 2 एक्सपोनेंट 9 है, आप इसको 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, इस 2 को आप 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर 512 मिल जाएगा। तो आप इधर ऊपर 125 लिख सकते हैं, नीचे 512 लिख सकते हैं, आपके पास ये आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे स्टेप्स आपको अपनी कॉपी में लिखने पड़ेंगे, जरूरी है, एक भी स्टेप आप मिस नहीं कर सकते। चलिए, तो क्वेश्चन सिंपल था, इसको फटाफट हम यहां पे खत्म करते हैं और आ जाते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पे, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन जितने दिखने में टफ होते हैं उतने टफ है नहीं, अगर आप बेसिक स्टेप को फॉलो करेंगे तो। चलिए, इस क्वेश्चन को हम फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो सबसे पहली चीज आपको नजर आनी चाहिए वो है अंदर 625। आपको इस 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। तो चलो पहले इसको कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको निकाल के रख लेते हैं, डायरेक्ट अपन सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, निकाल के रख लेते हैं, बाद में बहुत काम आएगा। चलिए, तो ये आपके पास है यहां पे 625, इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो शुरुआत 5 से होगी, 5 1 जा 5, 1 चला जाएगा उधर, 5 2 जा 10, 25, 5 5 जा 25। मैंने बस डिवाइड किया है, अगर आप इतनी जल्दी नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिवाइड करके देखिए, आपका ये आंसर आएगा। नेक्स्ट नंबर आपके पास 5 है, 5 2 जा 10, 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से कर दो तो 5 5 जा आपको मिलेगा 25, और फाइनली एक बार और आप 5 से कर दीजिए। तो यहां पे जो आपके पास 625 है वो एक्चुअली क्या हो गया, वो आपके पास हो गया 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 5। 5 जो है 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि बेस 5 हो गया, एक्सपोनेंट आपके पास 4 हो गया। ठीक है, अभी निकाल के रख लिया है, यूज अपन बाद में करेंगे। ठीक है सर, अगर यूज अपन बाद में करेंगे सर, तो अभी क्या करेंगे, तो सुनिए, अभी मेरा पूरा ध्यान जो है वो इन एक्सपोनेंट्स पे है जो बाहर बैठे हुए हैं, और इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा। तो सुनिए, ये जो एक्सपोनेंट ऐसे बाहर बैठे हुए हैं, इन सभी एक्सपोनेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेस को सेम रहने दो, उधर कुछ मत करो, तो बेस 625 रहेगा, एक्सपोनेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहला एक्सपोनेंट है -1/2, ये मल्टीप्लाई होगा -1/4 के साथ, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके 2 के साथ। तो हमने यहां पे सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। तो ये माइनस और माइनस कट के क्या बन जाएंगे, प्लस। तो ये हो जाएगा आपके पास 625, माइनस माइनस कट के प्लस बन गए, और इस वाले 2 ने इस वाले 2 को कैंसिल कर दिया, माइनस माइनस चले गए प्लस, तो बचता है आपके पास 1/4। और अब 625 की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेस 5 एक्सपोनेंट 4। तो यहां पे 625 की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया बेस 5 एक्सपोनेंट 4, और इसके ऊपर पहले से ही 1/4 है, और अगेन एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगा बेस 5 और एक्सपोनेंट्स हो चुके हैं आपस में मल्टीप्लाई। सॉल्व करोगे, 4 ने 4 को कैंसिल कर दिया, यहां पे बच गया बेस 5 एक्सपोनेंट 1, यानी कि आंसर बन गया आपके पास 5। तो क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में था, आंसर इतना सिंपल फॉर्म है। चलिए, सिंपल क्वेश्चन था, अगर ये सारी चीजें आपने आसानी से कर ली होंगी तो। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पहले इस क्वेश्चन को मैं जरा यहां पे लिख देता हूं।
क्वेश्चन ऐसा है, अंदर आपके पास 2, 5, 6 है और इसके ऊपर आपके पास एक पावर है। क्या है आपके पास? एक पावर है। ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर पावर बोल रहा हूं, एक्सपोनेंट है 4 और इस एक्सपोनेंट के ऊपर एक एक्सपोनेंट है -3/2। ये है इंटरेस्टिंग खेल। यहां पे बेस है, इस पे एक्सपोनेंट है और एक्सपोनेंट के ऊपर एक एक्सपोनेंट है -3/2 और अभी हमें सॉल्व करना है। देखो, अब आप बोलोगे सर 4 और -3/2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? अरे भाई कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 4 के ऊपर एक्सपोनेंट चढ़ा है ना -3/2, ऐसा तो नहीं 4 जो है 2, 5, 6 का एक्सपोनेंट है और ओवरऑल ब्रैकेट पे -3/2 चढ़ा है, वैसा नहीं है। यहां पे ऐसा है कि 4 का एक्सपोनेंट -3/2 हो गया है। तो यहां पे दो नंबरों को फैक्टराइज करने की जरूरत है। आपका एक 2, 5, 6 है और एक 4 है। सबसे पहले 4 को कर लेते हैं, ये फटाफट हो जाएगा। 4 को अगर आप करते हैं तो देखो जरा क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और फिर से कर दोगे 2 1 जा 2, यानी 4 क्या हो गया? 4 हो गया 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 2, यानी कि 4 क्या हो गया? 2 का बेस 2 एक्सपोनेंट 2 हो गया। 2 5 6 को भी करके रख लो, बाद में काम आएगा, ऑल दो कर लो। यहां पे 2 5 6 है आपके पास। सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास 128 बन जाएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास 64 बन जाएगा। फिर 2 से करेंगे आपके पास 32 बन जाएगा। फिर 2 से करोगे आपके पास 16 बनेगा। एक बार और 2 से करोगे आपके पास 8 बनेगा। अभी खत्म नहीं करना हमको, वापस से हमने 2 से कर दिया 4 बन गया, फिर से हमने 2 से कर दिया 2 बन गया, एक बार और 2 से हमने कर दिया 1 बन गया। यानी कि जो आपके पास 256 है वो क्या बन गया? वो आपके पास बन गया, देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं? बेस 2 एक्सपोनेंट 8। ठीक है, तो हमने यहां पे इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया। हमने ऐसा क्यों लिख पाया? क्योंकि भैया 2 कितनी बार है? 8 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो बेस 2 एक्सपोनेंट 8। अब इसको अपन बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन यहां पे तो हमने 2 5 6 रहने दिया, कोई इशू नहीं। इस 4 की जगह हम क्या रख देंगे? बेस 2 एक्सपोनेंट 2 और इसके ऊपर कौन सा एक्सपोनेंट है? -3/2 पहले से ही बैठा हुआ है। और हम जानते हैं अब जो एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट है क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। तो चलो जल्दी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपके पास 2 5 6 बन गया, यहां पे बेस 2 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3/2 में। बस यहां पे 2 और 2 को आपने कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या बना? ये आपके पास 2 5 6 बन गया और यहां पे देखिए क्या बन गया? बेस 2 एक्सपोनेंट क्या है इसके ऊपर? देखो इसके ऊपर एक्सपोनेंट किसका है? -3 का है। और अब मैं आपसे बोलूंगा कि ये बेस 2 एक्सपोनेंट -3, देखिए जरा ध्यान से, बेस 2 एक्सपोनेंट -3, इसका मतलब क्या है? तो सुनो जरा, अगर बेस 2 है और एक्सपोनेंट -3 है तो मैंने आपको सिखाया था रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1 अपॉन बेस 2 एक्सपोनेंट 3, -3 + 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेस 2 एक्सपोनेंट 3 है तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना 2 को, आंसर कितना बनेगा? आंसर 1/8 बन जाएगा। यानी कि जो 2 की बेस 2 एक्सपोनेंट -3 है वो एक्चुअली 1/8 है। तो यहां पे आप इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखने की जगह डायरेक्ट 1/8 रख दीजिए और अब 2 5 6 की जगह बेस 2 एक्सपोनेंट 8 रख दीजिए। तो यहां पे हमने रख दिया, ये हो गया बेस 2 एक्सपोनेंट 8 और इसके ऊपर क्या है? 1/8 है। और वापस से हम क्या कर देंगे? एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा बेस 2 8 मल्टीप्लाइडेड बाय 1/8। 8 से 8 को आप कैंसिल कर दो तो क्या बचा? आपके पास बेस 2 एक्सपोनेंट 1 बचा। इसको सॉल्व करोगे आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है 2। बस फाइनल आंसर 2 आ गया, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। इससे एक्स्ट्रा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, दिखने में टफ था, पर जब आपने उसको एक्सपोनेंट्स के रूल्स लगाए तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस वीडियो को हम फटाफट खत्म करेंगे, ऑलरेडी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने सीख लिए। ये वाला क्वेश्चन जो है ना काफी तगड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए सारे स्टेप्स को अपन आराम आराम से करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या चीजें हैं दमदार, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अंदर के नंबर्स देखिए, 216, फिर कौन 256, फिर कौन 243। पहले तो इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम आगे की बात करेंगे, यानी कि तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे डायरेक्ट आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा देता हूं। सबसे पहले 216 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं हमको। सबसे पहले किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? 216 का। 2 से डिवाइड करोगे आपको 108 मिलेगा, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे आपको 54 मिलेगा, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे आपको 27 मिलेगा,
फिर 3 से डिवाइड कर दो 9 मिल जाएगा, फिर 3 से डिवाइड कर दो 3 मिल जाएगा, फिर 3 से डिवाइड कर दो 1 मिल जाएगा। यानी कि आपका 216 क्या हो गया, यहां पे लिख लेते हैं 216 एक्चुअली हो गया। 2 कितनी बार आ गया, देखो 3 बार, 3 कितनी बार आ गया, 3 बार। तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं, बेस 2 है, एक्सपोनेंट क्या है आपके पास 2 है, या अरे 3 है, सॉरी बेस 2 है, एक्सपोनेंट 3 है। यहां पे क्या है बेस, देखिए बेस 3 है, एक्सपोनेंट क्या है 3 है। अरे वाह, देखो बेस 2 है, एक्सपोनेंट 3 है, बेस 3 है, एक्सपोनेंट 3 है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपोनेंट्स कॉमन ले लिए तो ये हो गया बेस 2 इंटू 3, एक्सपोनेंट क्या आ गया आपके पास 3 आ गया। इसको सॉल्व कर लोगे, ये क्या हो गया बेस 6 एक्सपोनेंट 3, यानी कि 216 की वैल्यू कितनी आई, ये आपके पास आ चुकी है बेस 6 एक्सपोनेंट 3। ऐसे ही हम 256 को फैक्टराइज कर लेते हैं, ऑल्दो अभी हमने किया था पर फिर से कर लेते हैं। ये आपके पास 256 रहा, जल्दी करेंगे। सबसे पहले हमने शुरुआत करी 2 से, तो ये हो गया देखो कितना 128, फिर हमने 2 से डिवाइड कर लिया, कितना मिलेगा 64 मिलेगा, फिर हमने 2 से डिवाइड कर लिया, कितना मिलेगा 32 मिलेगा, फिर हमने 2 से कर दिया, कितना मिलेगा 16 मिलेगा, फिर हमने 2 से कर लिया, कितना मिलेगा 8 मिलेगा, फिर हमने 2 से कर लिया 4 मिलेगा, फिर आपने 2 से कर लिया 2 मिलेगा, और फिर आपने 2 से कर लिया आपके पास 1 मिलेगा। यानी कि जो 256 है ये आपको क्या मिल गया, देखिए जरा शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो गया बेस 2 हो गया, एक्सपोनेंट आपके पास 8 हो गया, आपके पास कुछ ऐसा ये मिल गया। ये 243 को भी फैक्टराइज कर लो फटाफट, ये आपके पास 243 है, और ये मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, सबसे पहले आप 7 से डिवाइड करिए, आपको मिल जाएगा ये 7 3 जा या 7 4, नहीं 243 को थोड़ा सा अपन को केयरफुली करना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। क्या ये आपका 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है 3 से डिविजिबल। कैसे चेक किया मैंने, 4 + 3 7, 7 + 2 9 है डिविजिबल, पहले 3 से डिवाइड कर दिया, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से कर दिया, या आपको 27 मिल गया, फिर हमने 3 से कर दिया, या आपको 9 मिल गया, फिर आपने 3 से कर दिया, या आपको 3 मिल गया, और फिर फाइनली आपने 3 से कर दिया, आपको 1 मिल गया। यानी कि 243 की 3 कितनी बार आया, 5 बार आया, तो हम 243 को क्या लिख देंगे, हमारा पास बेस 3 हो गया, एक्सपोनेंट हमारे पास 5 हो गया। अब हमने तीनों ही चीजें निकाल ली है, इन तीनों चीजों को हम अंदर प्लेस कर देंगे। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। तो आपके पास न्यूमरेटर में है 4, यहां पे 216 है, 216 की जगह बेस 6 यहां पे 3 डाल दिया, यहां पे आपके पास -2/3 है, यहां पे आपने प्लस का साइन लगाया, यहां पे 256 की जगह आपने क्या रख दिया बेस 2 एक्सपोनेंट 8, ऊपर पहले से ही -3/4 है, फिर प्लस का साइन लगा दिया, बेस 2 243 की जगह बेस 3 एक्सपोनेंट 5, और ऊपर पहले से ही -1/5 है। अब ये जो चीजें हैं ना, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि इधर इंटरफेयर करेगा, अपन ने यूज कर लिया ना, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो इन सबको हटा दो, बिल्कुल भी अपने को हेल्प नहीं करेंगे। चलिए अब इधर बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर तो 4 रहेगा, कोई डाउट नहीं है, यहां पे एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/3 में, यहां पे आपके पास ऊपर 1 रहेगा, यहां पे 8 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा -3/4 में, कोई दिक्कत नहीं, इधर ऊपर 2 रहेगा, इधर आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई कर दो 5 को किस में -1/5 में। अब इधर का भी हिस्सा हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब फटाफट उधर जरा एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करिए, जब तक मैं मिटा रहा हूं हो जाना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। कर लिया मल्टीप्लाई आप लोगों ने, नहीं किया, चलो मैं करके दिखाता हूं। देखिए जरा यहां पे क्या हो जाएगा, 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ऊपर तो पहले से ही आपके पास 4 है, 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो बेस 6 एक्सपोनेंट -2 बच गया। यहां पे देखो जरा आपके पास ऊपर 1 है, क्या कैंसिल हो रहा है, अरे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या बच गया बेस 2 बच गया, अरे बीच में प्लस का साइन है, सॉरी फॉर दैट, बीच में प्लस का साइन आ गया, बेस 2 आ गया, और इधर देखो 2 से कैंसिल हो रहा है ना, तो 2 और -3 बचा, तो आपने ऊपर 2 और यहां पे मल्टीप्लाई में -3, फिर प्लस का साइन आ गया, और यहां पे तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे ऊपर 2 बचा, और नीचे आपके पास 3 की पावर कौन बचा -1 बचा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए जल्दी सॉल्व करेंगे फटाफट। ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास 6 बेस और -2, अभी इसको मत सॉल्व करो, रहने दो। यहां पे देखो जरा क्या है, बेस 2 3 2 जा ये -6 बना देगा,
फाइनली ये क्या है, बेस 2 3 माइनस 1, बेस 2 नहीं 2 अपॉन बेस 3 एक्सपोनेंट माइनस 1। देखिए माइनस का मतलब मैंने आपको सिखाया था रेसिप्रोकल ऐसे हो जाता है, अब इसको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। यहां पे भी आप इसको लिख सकते हैं बेस 2, आप इसका ऐसा लिख सकते हैं और इधर भी आपके पास ये ऐसा हो जाएगा। और तरीका क्या है आप जानते हैं कि जब कुछ फ्रैक्शन ऐसा होता है तो ये पूरा नंबर जो है उठ के ऊपर चला जाता है, ये जो पूरा नंबर है उठ के ऊपर चला जाएगा और ये जो पूरा नंबर है उठ के आपके ऊपर चला जाएगा। चलिए फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 6 और एक्सपोनेंट 2 है, यहां पे हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट 6 और यहां पे फाइनली आपके पास 2 इंटू 3 हो गया। इसको सॉल्व करोगे, आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि बेस 6 स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास बेसिकली 36, यहां पे बेस 2 है एक्सपोनेंट 6 है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये बन जाएगा 256 बनना चाहिए मेरे हिसाब से, जितना मुझे लगता है 256 बनेगा कि कितना 864, ये 64 बनेगा आपके पास, यहां पे आप 64 लिख दीजिए और 2 3 आप 6 लिख दीजिए। 36 इंटू 4 करोगे आपके पास 144 मिल जाएगा, 64 प्लस 6 आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये आपके पास 70 मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे आप तो ये आपको मिल जाएगा 214। तो आपका फाइनल आंसर जो है वो आ चुका है आपके पास 214। तो क्वेश्चन देखिए कैसा था और आंसर देखिए कैसा आया है, ऐसे ही रहते हैं आपके एक्सपोनेंट के क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सा टिपिकल था, उतना ज्यादा टफ नहीं पर फिर भी हल्का सा टिपिकल था, बट आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सिंपल है, फटाफट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए देखते हैं क्या क्या हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले बेसिक सी चीज जो मुझे यहां पे दिखाई पड़ती है, 81 अपॉन 16 के ऊपर पावर है -3/4। मैंने सिखाया था जब पावर माइनस में हो रेसिप्रोकल कर दो अंदर वाली चीज का, ये हो जाएगा 16 अपॉन 81 और पावर -3/4 से आप क्या रख देंगे, आप प्लस का 3/4 रख देंगे। बढ़िया, यहां पे मल्टीप्लाई है, अंदर देखिए जरा 25 अपॉन 9 है, ऊपर क्या है -3/2, वापस से क्या कर दो 25 अपॉन 9 को आप 9 अपॉन 25 लिख दो और -3/2 को +3/2 में कन्वर्ट कर दो, कोई इशू नहीं। डिवाइड बाय फॉर्म को डिवाइड रहने दो, अभी इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ जाते हैं, क्या है हमारे पास 5/2 पे -3 है तो बस रेसिप्रोकल कर देंगे, ये 2/5 पे आपका पावर जो है 3 बना देगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहां पे अब जो है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट आपके लिए करूंगा, उतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपका जो 16 होता है मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ये होता है बेस 2 एक्सपोनेंट 4, जो आपके पास 81 होता है बेस 3 एक्सपोनेंट 4 होता है और यहां पे ऊपर क्या है आपके पास 3/4 है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। यहां पे देखिए जरा ब्रैकेट के अंदर 9 जो होता है ये क्या हो जाता है बेस 3 एक्सपोनेंट 2, 25 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास बेस 5 एक्सपोनेंट 2, ऊपर आपके पास एक्सपोनेंट 3/2 है। यहां पे एक लॉजिक लगाऊंगा मैं, लॉजिक ये है, या फिर लॉजिक पहले बाद में लगाएंगे, अभी नॉर्मल करते हैं, डिवाइड को रहने देते हैं, कोई इशू नहीं। 3 को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो बेस 2 पे एक्सपोनेंट 3, बेस 5 पे एक्सपोनेंट 3। डिवाइड साइन को अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, उसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा। चलो फिलहाल हम यहां पे आगे बढ़ जाते हैं। यहां देखिए बेस 2 है एक्सपोनेंट 4 है, बेस 3 है एक्सपोनेंट 4 है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2/3 कॉमन आ गया, एक्सपोनेंट 4 मैंने कॉमन चढ़ा दिया और उसके ऊपर ऑलरेडी एक्सपोनेंट कितना प्रेजेंट है 3/4 प्रेजेंट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया। ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर भी मैं यही काम करूंगा, बेस 3 है 5 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 3/5, एक्सपोनेंट कितना चढ़ा दूंगा ऊपर 2 और इसके ऊपर पहले से ही एक्सपोनेंट बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है एक्सपोनेंट, देखिए जरा, वो आपके पास ऑलरेडी 3/2 बैठा हुआ है और अंदर अभी भी डिवाइड का साइन रहने दीजिए। 2 का क्यूब जो है वो क्या बनता है, वो आपके पास 8 बनता है और 5 का क्यूब भी आपके पास 125 बनता है, मैंने डायरेक्ट यहां पे लिख दिया। चलिए इसके आगे हम अगले स्टेप में बात करेंगे। यहां पे आप जानते हैं एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 2/3 है, यहां पे 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 3/4 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई का साइन है और इधर देखना जरा, यहां पे 3/5 है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो जरा, 3/5 है, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे आप 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 3/2 बन जाएगा, बीच में आपके पास डिवाइड का साइन है और ये आपके पास ऑलरेडी क्या है 8/25। चलो डिवाइड वाले साइन को अभी अपन मल्टीप्लाई वाले साइन में चेंज कर देते हैं और मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, जब आप डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई वाले साइन में चेंज करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये 125/8 आपके पास हो जाएगा।
इसको आगे बढ़ा देते हैं। यहां पे 4 ने 4 को कैंसिल कर दिया तो यहां पे 2/3 बचा, इसके ऊपर एक्सपोनेंट 3 बन गया। यहां पे देखेंगे आप तो इधर 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, यहां पे 3 है, 3/5 पे एक्सपोनेंट आपके पास 3 है और फाइनली यहां पे क्या है 125/8 है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का वक्त आ गया है। बेस देखो 2/3 है तो 2/3 पे पावर आपकी 3 चढ़ी है तो 2 का भी पावर 3 या फिर 2 का एक्सपोनेंट 3 चढ़ेगा, 3 का भी एक्सपोनेंट 3 चढ़ेगा तो 2 का एक्सपोनेंट 3 आपको 8 बना के देगा, 3 का एक्सपोनेंट 3 आपको 27 बना के ऐसे देगा। यहां पे भी आप बात करेंगे तो ये आपको 27, यहां पे 125 मिलेगा, यहां पे 125 अपॉन आपके पास ऑलरेडी 8 है। अब चीजों को आप कैंसिल कर सकते हो, 27 ने 27 को कैंसिल कर दिया, 125 ने 125 को, 8 ने, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो बन चुका है 1। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन हो चुका है खत्म। वापस से देखिए क्वेश्चन कितना टिपिकल था पर सॉल्व करने पे कितना सिंपल आंसर उसने आपको दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है आपके एग्जामों में। अब यहां पे कुछ और बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। और यहां पे जो nth रूट वाला फंडा बोला था मैंने, उसी पे क्वेश्चन है। देखो जरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन आपके पास है अंदर है √4 और इसके ऊपर पावर चढ़ी है -3/4 की। ध्यान से देखिएगा, √4 का मतलब मैंने आपको बताया था 4 पे चढ़ता है पावर 1/2 और इस पे पावर चढ़ता है -3/4। तो हम इन दोनों नंबरों को क्या करेंगे, अंदर वाला जो नंबर है बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आप 1/2 को मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं -3/4 में। बेसिक सा स्टेप, कुछ खास टफ नहीं इसमें। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए जरा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 4, यहां पे इसको सॉल्व करोगे ये बन गया आपके पास -3/8। अभी भी कोई दिक्कत नहीं। अब आएगा सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप। मैंने आपको सिखाया था कि 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। मैंने 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, ऊपर पावर आपके पास -3/8 है। अगेन एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे -3/4 में, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3/2 और -3/2 का मतलब है आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं। चलिए, तो -3/2 का मतलब है रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और एक्सपोनेंट आ जाएगा 3/2। अब देखिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान से। आपके पास कुछ ऐसा है 1/2, इसके ऊपर है 3/2। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा ऐसे अरेंज कर लूं, 2 1/2 ऊपर पावर 3, वापस मल्टीप्लाई होके सेम देगा 3/2, तो मैंने उसको ऐसे अरेंज कर लिया। और 2 पे एक्सपोनेंट 1/2 का मतलब आप जानते हैं अंडर रूट और इस पे पावर 3, और अंडर रूट पे पावर 3 का मतलब ये है कि आपका जो √2 है कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, वो आपसे 3 बार, आपसे नहीं मतलब उस नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई होगा। और हम एक और चीज जानते हैं, जब आप √2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको आंसर 2 मिल जाता है। ये मैंने आपको सिखाया है रैशनलाइजेशन में, तो यहां पे आपको आंसर मिल जाएगा 1/2√2। अगर आप ये निकाल पाते हैं फिर जाके आपका सही आंसर आता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, कुछ भी खास क्वेश्चन में ऐसा दम नहीं था। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा क्यूब रूट पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन ऐसा है, 1 है, नीचे आपके पास ऐसा क्यूब रूट का सिंबल है, इधर 3 है और 4 है, ऊपर क्या है आपके पास -5 है। ध्यान से देखिएगा, क्यूब रूट का मतलब मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, अंदर जो भी चीज है इसका एक्सपोनेंट आप 1/3 ऐसे कर दीजिए, मैंने कर दिया। जब आपने ऐसा किया तो वापस से वही रूल आ जाता है, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि यहां पे -5 जो है आपके 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1/4 और ये बन जाएगा आपके पास -5/3, और -5/3 का मतलब है रेसिप्रोकल बनता है। अरे सर पहले से ही रेसिप्रोकल था, तो कोई बात नहीं, इस बार रेसिप्रोकल करोगे तो उल्टा ऊपर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा बेस 4 एक्सपोनेंट 5/3। आपके पास आंसर ये आ चुका है। अगर ये आंसर आ चुका है यानी कि क्वेश्चन खत्म हो गया, इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहां पे ये क्वेश्चन भी हमने खत्म कर दिया और आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और सिंपल सा सवाल है। ये सवाल एज एन होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, जो लॉजिक मैंने अभी तक सिखाया है उन्हीं लॉजिक को लगाइएगा, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। और इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। और इसी के साथ जो एक्सपोनेंट वाला सेक्शन है वो आपका खत्म होता है। जितनी भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप
आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेते हैं, यानी कि एक्सपोनेंट वाला सेक्शन जो है आपका दमदार तरीके से प्रिपेयर्ड है। बस अब आपको ये वीडियो देख लेनी है, इसके बाद एक्सरसाइज 1.6 का सोल्यूशन वीडियो आएगा, उसको देख लीजिए, बस खेल खत्म। आपका नंबर सिस्टम जो है चैप्टर 1 जो है पूरी तरीके से कवर हो चुका है। और ये सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जिसको एक्सेस करने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूं। आपको गूगल क्रोम खोलना है, उस पर टाइप करना है www.magnetbrains.com। ऐसा टाइप करने पे ये इंटरफेस आपके सामने होगा। इसमें सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में आपको क्लास 9th को सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो क्लास 9th में जितने भी कोर्सेस आपके लिए चल रहे हैं या जो भी रिकॉर्ड हो चुके हैं वो ऑलरेडी आपके लिए प्रेजेंट है, तो उसमें जाके वॉच नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और एक नया विंडो और खुल जाएगा। जो भी चैप्टर वाइज वीडियोस आपको देखने हैं उस वीडियो पे क्लिक करना, वो वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा। उसमें जितनी चीजें आपको सीखनी है आप सीख लीजिएगा, बस बात खत्म। और ये सारी चीजें आप जानते हैं 100% फ्री है, आपको कहीं पे कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। बस आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट को विजिट करिए, यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते ही होंगे रेगुलरली, और हमें सपोर्ट करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड एज मच एज पॉसिबल इन वीडियोस को शेयर करके। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी पढ़ाई में हेल्प की होगी और आपने कुछ ऐसी चीजें सीखी होंगी जो कि आपकी पढ़ाई को और आगे ले जाएगा। सो टेक केयर, बाय बाय।